एपिसोड थोड़ा डिले हो गया था, बाकी अल्टरनेट एपिसोड हम लोग देते रहेंगे, कोई ना कोई एपिसोड हम लोग हर दिन दे रहे हैं और कंप्लीट सीरीज़ कर देंगे हम लोग बहुत जल्दी। आप लोग मेंबरशिप के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा फ़ोन नंबर है 9140167849। आपको पोस्ट में मिल जाएगा मेरा नंबर, वहाँ से आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मेंबरशिप आपको मिल जाएगी। कुछ सीरीज़ कंप्लीट सीरीज़ हो गई हैं, वो भी आपको कंप्लीट सीरीज़ तुरंत मिल जाएंगी। कुछ ऑन गोइंग है जो कि 600 रुपये की आप मेंबरशिप लोगे उसमें मिल जाएगी, और कुछ नई सीरीज़ हैं 3-4, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे। लिंक आपको मिल जाएगा मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे, आप मैसेज करोगे या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। चैनल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है लिंक्स। बाकी हम लोग एपिसोड देते रहेंगे अल्टरनेट एपिसोड्स को, और यूट्यूब पे भी हम लोग कंप्लीट स्टोरीज डालेंगे, एक ना एक दिन कंप्लीट हो जाएंगी सारी स्टोरीज। और कुछ नई सीरीज़ के लिए आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सागा सीरीज़ प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। जुबेर की आंखों में ठंडा गुस्सा चमका। इसे तुम न्याय कहते हो? चरण ने शांत स्वर में कहा, मुझे तो ये बिल्कुल उचित लगता है। अगर तुम्हें गलत लगता है तो मुझे मारकर देख लो। जुबेर की आंखें सिकुड़ गईं। चरण, तुम बहुत प्रसिद्ध हो, लेकिन तुम्हारी ताकत अधिकतम अनडाइंग रेल्म के शिखर तक ही होगी। अगर मैं पूरी ताकत से लड़ूं तो जरूरी नहीं कि मैं हारूं। चरण ने सिर हिलाया, तो फिर कोशिश कर लो। ये सुनकर जुबेर का चेहरा बिगाड़ हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और शरीर से भयानक दानवी ऊर्जा फैलने लगी। उसकी हंसी डरावनी हो गई, जैसे नरक से कोई आवाज आ रही हो। उसने कहा, मैंने ये चाल पहले कभी नहीं इस्तेमाल की, शायद इससे मैं दानवी विचारों में डूब जाऊं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक उसके शरीर में बदलाव होने लगा। त्वचा फट गई, हड्डियां बाहर निकल आईं, शरीर 10 मीटर से भी ज्यादा बड़ा हो गया। उसकी पीठ पर कांटेदार हड्डियां निकल आईं, चेहरा आधा कंकाल बन गया और आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसके चारों ओर घूमती दानवी ऊर्जा उसकी हड्डियों में समा गई, जिससे उसका पूरा शरीर कोयले जैसा काला हो गया। पलक झपकते ही वह एक भयावह दानव देवता बन गया। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। गंगा ये देखकर दंग रह गया। ऐसी सीक्रेट टेक्निक मैंने पहले कभी नहीं देखी। राजीव चौंक कर बोला, ये ब्लैक फायर सेक्ट की डेमन स्लेइंग ट्रांसफॉर्मेशन है। एलिसन ने गंभीरता से कहा, यह बहुत खतरनाक तकनीक है। ये 2 छोटे स्तर तक ताकत बढ़ा देती है, लेकिन इसके बाद भारी कमजोरी आती है। लेकिन चरण के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने शांत भाव से कहा, तुमने डेमन स्लेइंग ट्रांसफॉर्मेशन सीख ली, यह आश्चर्य की बात है। लेकिन तुम अभी भी अपने सेक्ट लीडर जितने शक्तिशाली नहीं हो, और मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। रार। जुबेर अब इंसानों की भाषा नहीं बोल पा रहा था। वह गरजते हुए चरण पर टूट पड़ा। उसकी लंबी हड्डी जैसी भुजाएं भयानक ताकत के साथ आगे बढ़ीं। चरण ने शांत स्वर में कहा, मौत ढूंढ रहे हो? उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली से एक गोलाकार स्टार एनर्जी का गोला बना। वह गोला बिजली की गति से जुबेर की ओर बढ़ा, इतनी भयानक शक्ति के साथ कि पूरा आकाश कांप उठा। जहां जहां से वह गुजरा वहां शून्य तक फटता हुआ नजर आया। अगले ही पल बूम, वह स्टार एनर्जी का गोला सीधे जुबेर के सीने पर जा लगा। बूम। एक भयानक धमाके के साथ क्वी डेमन ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग कर दानव देवता बने जुबेर का शरीर फटकर चारों ओर बिखर गया। एक ही चाल, बेहद साधारण चाल। चरण ने कोई कॉम्प्लेक्स तकनीक या अलौकिक शक्ति का उपयोग नहीं किया, सिर्फ एक साधारण स्टार एनर्जी का गोला, और वह जुबेर, जिसकी ताकत अनडाइंग रेल्म के शिखर के बराबर थी, पल भर में खत्म हो गया। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि एलिसन और राजीव दोनों स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा था कि जुबेर कम से कम कुछ देर तक मुकाबला करेगा, लेकिन चरण ने हाथ उठाया और सब खत्म हो गया। एलिसन की आंखों में सम्मान झलक उठा, डीन सच में अद्भुत हैं। वहीं राजीव अंदर ही अंदर डर गया। उसे राहत मिली कि उसने पहले चरण से टकराव नहीं किया। साथ ही उसके मन में चिंता भी उठी, क्या चरण 3 फेजेस रेल्म तक पहुंच चुका है? अगर ऐसा है तो हेवनली सेंट एम्पायर के लिए यह बहुत बुरी खबर होगी। गंगा भी गहराई से चरण को देख रहा था। उसके मन में एक ही ख्याल था, अगर उसके पास भी इतनी शक्ति हो जाए तो पूरे ब्लैक स्टार पर कौन उसे रोक पाएगा? चरण ने जुबेर के बिखरे अवशेषों की ओर देखते हुए धीरे से कहा, डेमन ट्रांसफॉर्मेशन बुरा नहीं था। फिर गंगा और बाकी लोगों की ओर मुड़कर बोला, खड़े मत रहो, इन फ्लेम घोस्ट्स को खत्म करो। एलिसन और राजीव ने तुरंत आदेश मान लिया। विनोद के जुड़ने से अब 3 अनडाइंग रेल्म विशेषज्ञ मैदान में थे। बिना अनडाइंग फ्लेम डीमंस के बाकी फ्लेम घोस्ट्स तुरंत कमजोर पड़ गए। गंगा भी होश में आया और ड्रैगन मार्शल अकेडमी के शिष्यों के साथ मिलकर लड़ाई में उतर गया।
चरण के नेतृत्व में सभी ने एक व्यवस्थित बैटल फॉर्मेशन बनाया और तेजी से फ्लेम डीमंस को खत्म करना शुरू कर दिया। 2 घंटे के भीतर ही आसपास की सेना का 5वां हिस्सा खत्म कर दिया गया। घेराबंदी टूट गई। कुछ लोग तुरंत भाग निकले, लेकिन अधिकांश यहीं रुककर पूरी तरह फ्लेम डीमंस का सफाया करना चाहते थे, क्योंकि अगर ये दानव बच गए तो पूरा नंजियू काउंटी आग में जल जाएगा और लाखों लोग मर सकते हैं। लगातार 2 दिन तक भयानक युद्ध चलता रहा और अंततः सभी फ्लेम डीमंस का अंत हो गया। लेकिन फिंगलन वोल्केनो पूरी तरह बदल चुका था। जहां टॉप कॉन्फ्रेंस होनी थी, वहां अब विशाल लावा झील बन चुकी थी। चारों ओर जमीन फट चुकी थी और गर्मी इतनी तीव्र थी कि साधकों के लिए भी सहना मुश्किल था। 2 दिन की लगातार लड़ाई के बाद सब थक चुके थे। सभी एयरशिप्स भी लावा में नष्ट हो चुकी थीं, इसलिए सबको उड़कर ही वापस जाना पड़ा। राजीव के नेतृत्व में लाखों लोग ट्रिलॉक छोड़कर फॉल्कन सिटी लौटे। वहां पहुंचकर उसने ड्रैगन मार्शल अकेडमी के लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था की और बाकी लोगों को सिटी लॉर्ड के हवाले कर दिया। साथ ही उसने तुरंत आदेश जारी किया कि जो फ्लेम डीमंस भाग निकले हैं उन्हें जल्दी से खत्म किया जाए, वरना वे पूरे क्षेत्र में तबाही मचा देंगे। इस युद्ध के बाद पूरा फॉल्कन सिटी इसी चर्चा में डूब गया। फ्लेम डीमंस के साथ हुई इस भीषण लड़ाई ने सबको हिलाकर रख दिया था, लेकिन धीरे धीरे चर्चा का केंद्र बदलकर हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट पर आ गया, और खासकर गंगा पर। क्या तुम जानते हो, गंगा ने अकेले ही अंकित, सागर और ओमकार को मार दिया? असंभव। ये तीनों तो टॉप के विशेषज्ञ थे, लेकिन ये सच है। अंकित के पास सोल चेसिंग स्लीव एरो था, सागर के पास गोस्ट समनिंग बैनर, फिर भी तीनों हार गए। तो क्या गंगा की ताकत मिड स्टेज वॉइड रेल्म के बराबर है? शायद, और उसके पास 2 किट्टन भी हैं जिनकी ताकत लेट स्टेज वॉइड रेल्म जितनी है। धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैल गई। गंगा का नाम हर जगह गूंजने लगा। लोग उसकी ताकत से चकित थे और उसके भविष्य को लेकर उत्साहित भी। जब वह सोल कंडेंसेशन के शिखर पर पहुंचेगा, तब वह कितना शक्तिशाली होगा। लेकिन साथ ही चिंता भी थी। सागर और ओमकार की मौत का मामला अलग था, लेकिन अंकित रॉयल फैमिली से था। चाहे कारण कुछ भी हो, गंगा ने रॉयल फैमिली के सदस्य को मारा था, और रॉयल फैमिली अपनी प्रतिष्ठा के लिए जरूर कार्रवाई करेगी। ड्रैगन मार्शल अकेडमी ने ओमकार की मौत को नज़रअंदाज नहीं किया। एलिसन ने खुद इसकी जांच शुरू की। जब उसने अलग अलग लोगों के बयान के आधार पर सच्चाई जानी, तो वह बेहद हैरान रह गया। वह पहले ओमकार को बहुत ऊंचा मानता था, भले ही उसमें थोड़ा अहंकार था, लेकिन वह अपने जूनियर्स के प्रति विनम्र और मित्रवत लगता था। उसने तो ये तक सोच लिया था कि कियानलॉन्ग टूर्नामेंट के बाद उसे अपना शिष्य बना लेगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि ओमकार का दिल इतना अंधकार में होगा। चूंकि गलती उसी की थी, इसलिए गंगा ने उसे मारने के मामले को आगे नहीं बढ़ाया। बस अफसोस यही था कि सिया भी इस घटना में मारी गई। इसके बाद एलिसन ने गंगा की ओर देखा और गंभीरता से कहा, गंगा, ओमकार अपनी मौत का खुद जिम्मेदार था, लेकिन अंकित को मारना तुम्हारी थोड़ी जल्दबाजी थी। वह रॉयल फैमिली का सदस्य था और वे इस बात को कभी नहीं छोड़ेंगे। गंगा ने पहले इसके परिणामों के बारे में नहीं सोचा था। उस समय सभी फ्लेम डीमंस से घिरे थे और जान बचाना ही मुश्किल था, लेकिन अब सुरक्षित लौटने के बाद उसे इस पर गंभीरता से सोचना पड़ा। उसने पूछा, डीन, इस मामले में आपका क्या सुझाव है? एलिसन ने सोचते हुए कहा, अब जब डीन लू वापस आ गए हैं, तो उनकी ताकत इतनी है कि वे रॉयल फैमिली से बात कर सकते हैं। लेकिन नतीजा क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। अगर सिर्फ कोई टाइटल्ड एम्परर आया, तो मामला संभल सकता है, लेकिन अगर खुद होली एम्परर आ गया, तो वह तुम्हारी जान ले सकता है और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। फिर उसने थोड़ा सहज होकर कहा, हालांकि अंकित रॉयल फैमिली के लिए बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं था, इसलिए संभव है कि होली एम्परर खुद इसमें हस्तक्षेप न करे। ऐसे में डीन लू इस मामले को संभाल सकते हैं। गंगा ने थोड़ा अपराधबोध महसूस करते हुए कहा, डीन, अगर मेरी वजह से अकेडमी पर मुसीबत आती है, तो आप मुझे सौंप सकते हैं। मैं अकेडमी को दोष नहीं दूंगा। एलिसन ने सख्त स्वर में कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। अकेडमी अपने शिष्यों की रक्षा करती है, वरना इस ड्रैगन मार्शल अकेडमी का क्या मतलब? ये सुनकर गंगा के दिल में अकेडमी के प्रति एक गहरा लगाव पैदा हुआ। उसने सम्मानपूर्वक झुककर धन्यवाद दिया। फिर उसने पूछा, वैसे डीन लू कहाँ हैं? मैं उन्हें शहर लौटने के बाद से नहीं देख पाया। एलिसन ने बताया, वह फिंगलन वोल्केनो गए हैं, फ्लेम डेमन की उत्पत्ति को खोजने। गंगा को ये सुनकर हैरानी हुई। उसे लगा था कि फ्लेम डीमंस तो बस आग की ऊर्जा से बने थे और अब सब खत्म हो चुका है। तभी दरवाजा खुला और चरण अंदर आए। गंगा और एलिसन तुरंत खड़े होकर झुक गए।
चरण ने उन्हें बैठने का इशारा किया और सीधे गंगा से पूछा, तो वेस्टर्न सी रूइंस से जो मिरर इमेज फ्रैगमेंट मिला था उसे समझ लिया? ये सुनकर एलिसन चौंक गया, उसे पता नहीं था कि गंगा के पास ऐसा कुछ है। गंगा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैंने मिरर इमेज इंटेंट को समझ लिया है और चौथे स्तर तक पहुंच गया हूँ। ये सुनकर चरण खुश हो गया, बहुत बढ़िया, और तुम्हारे पास फायर ड्रैगन इंटेंट भी है, यानी तुमने 2 इंटेंट समझ लिए हैं। लेकिन एलिसन ने तुरंत कहा, डीन, वो सिर्फ 2 इंटेंट नहीं है। उसने गंगा की ओर देखकर कहा, ये तीसरे इंटेंट, विंड इंटेंट, भी समझ चुका है। क्या? चरण भी चौंक गया। उसने गंभीरता से पूछा, क्या ये सच है? गंगा ने मजबूरी में सिर हिला दिया। एलिसन ने गहरी सांस ली और कहा, एक इंटेंट को समझना ही बहुत मुश्किल होता है, और ये 3 इंटेंट समझ चुका है। इसकी प्रतिभा तो स्वर्ग के खिलाफ जाने जैसी है। यहाँ तक कि होली एम्परर के पास भी सिर्फ 2 इंटेंट हैं। लेकिन चरण ने सिर हिलाया, नहीं, गंगा भले ही असाधारण है, लेकिन होली एम्परर उससे अभी भी आगे है। एलिसन ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? चरण ने कहा, मैंने खुद होली एम्परर से मुलाकात की है। लोग सोचते हैं कि उसके पास सिर्फ 2 इंटेंट हैं, लेकिन हजारों साल पहले ही वह तीसरे इंटेंट तक पहुंच चुका था। बस बहुत कम लोग ये जानते हैं, और अब इतने वर्षों के बाद शायद वह चौथे इंटेंट तक भी पहुंच गया हो। ये सुनकर एलिसन स्तब्ध रह गया। चरण आगे बोला, होली एम्परर की शक्ति सिर्फ इंटेंट तक सीमित नहीं है, वह 3 फेजेस रेल्म तक पहुंच चुका है। ब्लैक स्टार अब उसके लिए छोटा हो चुका है, जैसे एक हाथी चींटियों के सामने अपनी ताकत नहीं दिखाता। चरण के शब्द सुनकर गंगा भी चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा और फिर पूछा, डीन, क्या होली एम्परर सच में इतना शक्तिशाली है? चरण ने गंगा की ओर देखते हुए कहा, होली एम्परर के पास सिर्फ 3 इंटेंट ही नहीं हैं, बल्कि वह जो स्टार टेक्निक्स और सुपरनैचुरल एबिलिटीज इस्तेमाल करता है, वे ब्लैक स्टार पर मौजूद ही नहीं हैं। कहा जाता है कि उसका गुरु किसी बाहरी तारामंडल का शीर्ष विशेषज्ञ था, जिसने उसे ये सब सिखाया। गंगा समझ गया कि वह मास्टर के की बात कर रहा है। चरण ने आगे कहा, लेकिन हेवनली होली एम्पायर स्थापित करने से पहले ही उसका गुरु गायब हो गया। उसके बाद कभी कोई खबर नहीं मिली। जो थोड़ी जानकारी है, वह भी उसके वंशजों से ही मिली है। एलिसन ने गहरी सोच में कहा, तो इसका मतलब है कि ब्लैक स्टार ही नहीं, पूरे डार्क स्टार रीजन में होली एम्परर ही सबसे शक्तिशाली है। चरण ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चिंता झलक रही थी। फिर एलिसन ने विषय बदलते हुए पूछा, डीन, आप हजारों साल पहले अचानक कहाँ गायब हो गए थे? चरण कुछ देर यादों में खो गया और बोला, अजीब बात है, मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ था। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई और बन गया था और जिंदगी दोबारा शुरू की। अभी हाल ही में मेरी कुछ यादें वापस आई हैं और मुझे याद आया कि मैं चरण हूँ। एलिसन ने हैरानी से पूछा, क्या आप उस समय घायल हो गए थे? चरण ने कहा, संभव है, लेकिन कम ही। ब्लैक स्टार पर मुश्किल से 10 लोग होंगे जो मुझे हराकर मेरी याददाश्त मिटा सकते थे, और वे भी बिना वजह ऐसा नहीं करेंगे। फिर गंगा ने पूछा, डीन, आपकी प्रेजेंट शक्ति का स्तर क्या है? एलिसन भी यही जानना चाहता था। चरण मुस्कुराया, तुम दोनों सोच रहे हो कि मैं 3 फेजेस रेल्म में पहुंच गया हूं। फिर उसने कहा, पिछले हजारों सालों में मैंने साधना पर ध्यान नहीं दिया, वरना शायद पहुंच जाता। अभी मैं 3 फेजेस रेल्म में नहीं हूं, लेकिन बहुत करीब हूं। अनडाइंग रेल्म के शिखर के साधक भी मेरे सामने टिक नहीं सकते। ये सुनकर दोनों थोड़ा निराश हुए, लेकिन फिर भी यह शक्ति असाधारण थी। चरण ने उनकी भावना समझ ली और हंसते हुए बोला, 3 फेजेस रेल्म इतना आसान नहीं है। इसके लिए सिर्फ प्रतिभा नहीं, बल्कि अवसर, संसाधन और कई कारकों की जरूरत होती है। एलिसन ने बात बदलते हुए पूछा, डीन, गंगा ने अंकित को मारा है, इसका क्या होगा? चरण ने शांत स्वर में कहा, देखते हैं। राजीव ने जरूर रॉयल फैमिली को खबर दे दी होगी। कोई शक्तिशाली व्यक्ति आएगा बातचीत के लिए। जब तक होली एम्परर खुद नहीं आता, मैं गंगा की रक्षा कर सकता हूँ। गंगा ने कृतज्ञता से झुककर धन्यवाद दिया। चरण मुस्कुराया, अगर मैं अपने ही शिष्य की रक्षा न कर पाऊं, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? फिर उसने कहा, वैसे मैं वोल्केनो गया था और वहां से कुछ लाया हूँ, ये तुम्हारे काम आएगा। उसने अपने स्टोरेज रिंग से एक लाल रंग का पत्थर निकाला। जैसे ही वह बाहर आया, पूरे कमरे में भीषण गर्मी फैल गई। गंगा ने देखा, वह पत्थर दिल की तरह धड़क रहा था। उसके चारों ओर हल्की आग लिपटी थी और अंदर जबरदस्त अग्निशक्ति भरी थी। गंगा ने पूछा, डीन, यह क्या है? चरण ने समझाया, ये हार्ट ऑफ फ्लेम्स है। फ्लेम डीमंस के नष्ट होने के बाद उनकी अग्निसार की बची हुई ऊर्जा से यह बना है। फिर उसने कहा, अकेडमी में किसी और के पास आग से जुड़ी गहरी समझ नहीं है, इसलिए मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ।
गंगा हैरान रह गया। उसे तुरंत महसूस हुआ कि यह फायर ड्रैगन इंटेंट को कई स्तर तक बढ़ा सकता है, लेकिन चरण ने कहा, इसे अभी मत इस्तेमाल करो। जब तुम्हारा फायर ड्रैगन इंटेंट 9वें स्तर पर पहुंच जाए और तुम वॉइड रेल्म में प्रवेश कर जाओ, तब ये तुम्हें प्रोफाउंड मीनिंग समझने में मदद करेगा। ये सुनकर गंगा और भी चौंक गया। ऐसा खजाना जो सीधे उच्चतम शक्ति की समझ दिला सके, बेहद दुर्लभ था। उसने सम्मानपूर्वक इसे स्वीकार किया। धन्यवाद, डीन। कुछ देर बातचीत के बाद चरण गंभीर हो गया और बोला, गंगा, तुम्हारे 3 इंटेंट की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। गंगा ने सिर हिलाकर हामी भर दी। उसी समय एक व्यक्ति अंदर आया और बोला, डीन, लेफ्ट इंपीरियल एक्सिक्यूशनर प्रिंस ने आपको सिटी लॉर्ड्स मैंशन में बुलाया है, और अभी अभी एक रॉयल कैरेज भी वहां पहुंची है। लगता है कोई बहुत उच्च पद का व्यक्ति आया है। चरण ने हल्की मुस्कान के साथ गंगा से कहा, लगता है मुसीबत ढूंढने वाले लोग आ ही गए। गंगा ने थोड़ा संकोच से हंसते हुए कहा, तो फिर आपको ही कष्ट देना पड़ेगा, डीन। चरण ने बिना देर किए कहा, चलो हम खुद ही सिटी लॉर्ड्स मैंशन चलते हैं, और वह एलिसन व गंगा के साथ तुरंत वहां के लिए निकल पड़े। आंगन में मौजूद ड्रैगन मार्शल अकेडमी के शिष्य भी साथ जाना चाहते थे, लेकिन एलिसन ने उन्हें रोक दिया। उनके जाते ही सबके बीच चिंता फैल गई। क्या रॉयल फैमिली सीनियर ब्रदर को मार देगी? कहना मुश्किल है। अंकित रॉयल फैमिली का प्रतिभाशाली सदस्य था, और गंगा ने पहले भी रॉयल फैमिली को नाराज किया है। इस बार शायद उसे सजा मिले। रोमा और नगीना भी चिंतित थीं, बस मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि गंगा सुरक्षित लौट आए। इधर फॉल्कन सिटी के सिटी लॉर्ड्स मैंशन में माहौल गंभीर था। मुख्य आसन पर एक गरिमा में वृद्ध बैठे थे। ये थे एम्परर, हेवनली सेंट एम्पायर के शक्तिशाली सम्राटों में से एक। उनके सामने राजीव गंभीर मुद्रा में बैठा था, जबकि बाकी ऑफिसर खड़े थे। एम्परर ने पूछा, तो तुम कह रहे हो कि तुमने अंकित को गंगा को मारने भेजा था, लेकिन वह खुद मारा गया? राजीव ने सिर झुकाकर कहा, जी एम्परर। एम्परर कुछ देर सोच में डूब गया। गंगा की ताकत इतनी बढ़ गई। जब मैंने उसे स्वॉर्ड टूम में देखा था, तब वह अभी सोल कंडेंसेशन में नया था। अब वह मिड वॉइड रेल्म के हमलों से भी नहीं डरता, और उसने 2 इंटेंट भी समझ लिए हैं। ये लड़का असाधारण है। ये सुनकर राजीव चौंक गया। उसे पता चला कि एम्परर पहले से गंगा को जानता है। उसने सावधानी से पूछा, तो आप इस मामले में क्या निर्णय लेंगे? एम्परर ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, पहले चरण को बुलाओ, मैं उस प्रसिद्ध व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। उसकी आंखों में हल्की लड़ाई की इच्छा भी झलक रही थी। उधर महल के भीतर एक आंगन में सोफिया बेचैनी से इंतजार कर रही थी। एम्परर के आते ही उसने पूछा, ग्रैंपा एम्परर, क्या हुआ? एम्परर ने पूरी बात बताई, कैसे राजीव ने गंगा को खतरा समझकर अंकित को भेजा, और कैसे उल्टा वही मारा गया। सोफिया ने तुरंत कहा, अंकित ने गलत किया, वह मरने के लायक था। एम्परर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसने रॉयल फैमिली के लिए किया था। सोफिया बोली, गंगा इतना प्रतिभाशाली है, हमें उसे अपने साथ जोड़ना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। एम्परर हंस पड़ा, तुम तो राज्य चलाने की बात करने लगी हो, लेकिन गंगा ने रॉयल फैमिली के साथ 2 बार समस्या पैदा की है। पहले फ्लाइंग क्लाउड चैरियट का मामला, और अब अंकित की हत्या। इस बार सजा तो देनी ही पड़ेगी। ये सुनकर सोफिया घबरा गई। उसे मत मारिए, एम्परर ने ठंडे स्वर में कहा। सामान्य स्थिति में हम उसे मार देते। सोफिया ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, ऐसा मत कीजिए। एम्परर ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मैं उसे एक मौका दूंगा। अगर वह मेरा अधीन बनकर मेरे साथ काम करने को तैयार हो जाता है, तो मैं उसकी जान बख्श दूंगा। मैं उसे प्रशिक्षित भी करूंगा, और भविष्य में उसे रॉयल फैमिली की एक राजकुमारी से विवाह भी करा दूंगा। ये सुनकर सोफिया का चेहरा लाल हो गया। अनजाने में उसने खुद को उस जगह सोच लिया। एम्परर ने आगे कहा, लेकिन अगर गंगा ने मना कर दिया, तो उसे अपने कर्मों की कीमत जान देकर चुकानी होगी। सोफिया ने जल्दी से कहा, गंगा मान जाएगा, ग्रैंडफादर मिंगवैंग, कृपया उसे मत मारिए। एम्परर ने शांत लेकिन कठोर स्वर में जवाब दिया, उसकी जिंदगी या मौत उसके अपने फैसले पर निर्भर है। ये कहकर वह उठ खड़ा हुआ और बोला, चरण जल्द ही आएगा। वह मुझसे पहले प्रसिद्ध हुआ था और ड्रैगन मार्शल अकेडमी का संस्थापक है, इसलिए मुझे उसका सम्मान करना चाहिए। मैं मुख्य सभागार में उसका इंतजार करूंगा। सोफिया भी तुरंत उसके पीछे हो ली। एम्परर ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन उसे रोका नहीं, बस उसे अपने साथ मुख्य हाल तक ले गया और पर्दे के पीछे छिपने दिया। आज का ये जमावड़ा साधारण नहीं था। फॉल्कन सिटी के सभी बड़े ऑफिसर और विभिन्न शक्तियों के प्रमुख वहां मौजूद थे।
कारण सिर्फ चरण का स्वागत नहीं था, बल्कि गंगा के मामले का फैसला करना भी था, और साथ ही रॉयल फैमिली की प्रतिष्ठा को भी दिखाना था। इधर गंगा, चरण और एलिसन भी सिटी लॉर्ड्स मैंशन पहुंच गए। जैसे ही गंगा ने अंदर झांका, उसने देखा कि हाल में कई शक्तिशाली लोग बैठे हैं, और सामने सिंहासन पर बैठा व्यक्ति वह था एम्परर। गंगा उसे पहचान गया, लेकिन उसने ये भी समझ लिया कि अब वह रॉयल फैमिली के पक्ष से ही फैसला करेगा। अंदर जाते हुए गंगा ने महसूस किया कि एम्परर के पीछे पर्दे के पीछे कोई और भी मौजूद है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी स्थिति भी ऊंची है। उधर चरण ने धीरे से एलिसन से पूछा कि यह कौन है। एलिसन ने बताया, यह मोहन है, जिसे होली एम्परर ने एम्परर की उपाधि दी है। उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। ओह, चरण ने बस इतना कहा, उसके चेहरे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। तभी एम्परर ने ऊंची आवाज में कहा, क्या आने वाले डीन चरण हैं? उसकी आवाज में गरिमा थी, लेकिन उसने उठकर स्वागत नहीं किया। वह रॉयल डिग्निटी बनाए रखना चाहता था। चरण मुस्कुराते हुए अंदर आया और बोला, एम्परर, आपके बारे में बहुत सुना है। दोनों के बैठने की व्यवस्था हुई, जबकि गंगा पीछे खड़ा रहा। एम्परर ने भी औपचारिक मुस्कान के साथ कहा, हमने भी आपके बारे में बहुत सुना है, डीन लू। आप तो हजारों सालों से बस नाम भर रह गए थे, आज दर्शन हुए। लेकिन तभी चरण ने अचानक कहा, तो क्या आज हमें हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट के पुरस्कारों पर बात करनी है? अब जब बाकी प्रतिभागी मर चुके हैं, तो सारे पुरस्कार गंगा को ही मिलने चाहिए। ये सुनते ही पूरा हाल सन्न रह गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना महान और सम्मानित व्यक्ति ऐसा मजाक करेगा। एम्परर भी एक पल के लिए चुप रह गया, फिर बोला, डीन लू मजाक कर रहे हैं। टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, और पुरस्कारों का फैसला बाद में होगा। फिर उसने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप गंगा को हमें सौंप दें। चरण ने हैरानी जताते हुए पूछा, सौंप दूं? क्यों? एम्परर ने गंभीर स्वर में कहा, गंगा ने रॉयल फैमिली के सदस्य अंकित को मार दिया। यह एम्पायर के खिलाफ एक अपमान है। क्या आपको लगता है कि हम इसे यूं ही छोड़ देंगे? चरण ने शांत स्वर में कहा, इसकी शुरुआत अंकित ने की थी। वह कमजोर था और हार गया, इसमें गंगा की क्या गलती? लेकिन एम्परर का चेहरा ठंडा हो गया। मुझे प्रक्रिया से मतलब नहीं है, परिणाम से है। अंकित मर चुका है, और इसके लिए जवाब चाहिए। फिर उसने सीधे गंगा की ओर देखा और कहा, गंगा, तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है। तुम्हारा मरना अफसोस की बात होगी, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम मेरे अधीन आ जाओ, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। गंगा ने हल्की मुस्कान के साथ झुककर पूछा, क्या इसके अलावा कोई और विकल्प है? एम्परर ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं। अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अपने हाथ में है। अगर तुम मान जाओ, तो तुम्हें शक्ति, सम्मान और रॉयल फैमिली से विवाह तक मिलेगा, लेकिन अगर तुम मना करोगे, तो तुम्हें मौत मिलेगी। एम्परर का रुख साफ होते ही पूरे सभागार का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। चारों ओर हल्की हत्या की भावना और ठंडा दबाव फैल गया, जिससे बाकी सभी गुटों के लोग भी सहम गए। ये साफ था कि एम्परर की ताकत और उसका अधिकार कितना भारी था। चरण के सामने ही उसने गंगा को अपना अधीन बनने के लिए मजबूर किया। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, बल्कि चरण के लिए सीधा अपमान भी था। सबको लगा कि गंगा के पास अब कोई विकल्प नहीं है। अगर उसे जीना है, तो उसे झुकना ही पड़ेगा। लेकिन तभी गंगा मुस्कुराया और दृढ़ स्वर में बोला, एम्परर, मुझे खेद है, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर पूरा हाल स्तब्ध रह गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह इनकार कर देगा। एम्परर की भौहें सिकुड़ गईं, उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी। वह गुस्से से फटने वाला था, लेकिन सोफिया की बात याद कर उसने खुद को रोका और बोला, गंगा, सोच लो। अगर तुम मेरे साथ आओगे, तो तुम्हारा भविष्य महान होगा। लेकिन अगर तुमने मना किया, तो मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। गंगा ने बिना झिझक जवाब दिया, मेरा निर्णय बदलने वाला नहीं है। अब एम्परर का धैर्य खत्म हो गया। उसकी आंखों में हत्या की चमक उभरी। अफसोस, इतनी कम उम्र में मरना पड़ेगा। अचानक उसने उंगली उठाई और एक साधारण दिखने वाली स्टार एनर्जी की किरण गंगा की ओर छोड़ दी। वह हमला दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि पूरा सभागार हिल उठा। दीवारों और स्तंभों में दरारें पड़ गईं। सब चौंक गए। किसी ने नहीं सोचा था कि एम्परर यहीं हमला कर देगा, वो भी चरण की मौजूदगी में। ये साफ था कि वह सिर्फ गंगा को मारना नहीं चाहता था, बल्कि पूरे ड्रैगन मार्शल अकेडमी को अपनी ताकत दिखाना चाहता था। गंगा ने उस हमले को आते देखा। उसकी आंखों में गंभीरता थी। उसने पहले भी एम्परर की ताकत देखी थी, लेकिन सामने से उसका सामना करना बिल्कुल अलग था। ये हमला वॉइड या अनडाइंग रेल्म से कहीं ऊपर था। लेकिन जैसे ही वह किरण उसे छूने वाली थी, बूम!
चरण ने हाथ उठाकर उसे सीधे अपनी हथेली पर रोक लिया। एक भयानक धमाका हुआ, लेकिन जो ऊर्जा फटने वाली थी वह उसकी मुट्ठी में कैद हो गई। उसकी हथेली में गरजती हुई शक्ति ऐसे सिमट गई जैसे हजारों बिजली एक जगह बंद हो गई हो, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं निकला। पूरा हाल स्तब्ध रह गया। चरण ने अपनी हथेली खोली, हल्का धुआं उठा और एम्परर का हमला पूरी तरह खत्म हो चुका था। इतना शक्तिशाली, सबके मन में यही विचार आया। अब सबकी नज़रें एम्परर पर गईं, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह घबराया नहीं। उसके चेहरे पर बस हल्की हैरानी थी, पर वो अभी भी शांत था। तभी अचानक पर्दे के पीछे से एक आवाज आई, नहीं। एक सुंदर युवती भागकर सामने आई। वह थी सोफिया। वह सीधे एम्परर के सामने खड़ी हो गई और बोली, आप गंगा को नहीं मार सकते। एम्परर ने सख्त स्वर में कहा, सोफिया, पीछे हटो। लेकिन सोफिया अड़ी रही, नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। आखिरकार एम्परर ने कहा, ठीक है, मैं अभी हमला नहीं करूंगा, अब हट जाओ। सोफिया उसके पास ही खड़ी हो गई, उस पर नजर रखते हुए। गंगा ये देखकर मुस्कुरा दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पर्दे के पीछे छिपी हुई वही होगी। अब एम्परर ने फिर चरण की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, डीन लू, गंगा ने रॉयल फैमिली के सदस्य को मारा है। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या आप ड्रैगन मार्शल अकेडमी की ओर से रॉयल फैमिली के खिलाफ खड़े होने जा रहे हैं? एम्परर के शब्द बेहद गंभीर थे। पूरे ब्लैक स्टार पर कोई भी शक्ति डिवाइन एम्पायर के खिलाफ युद्ध छेड़ने की क्षमता नहीं रखती थी। यहाँ तक कि सभी शक्तियाँ मिलकर भी शायद उसका मुकाबला न कर पाती। लेकिन इसके बावजूद चरण के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। फिर भी उसने नरमी दिखाते हुए कहा, योर मैजेस्टी, गंगा ने अंकित को मारा है, लेकिन उसे मारने से अंकित वापस नहीं आएगा। क्यों न उसे छोड़ दिया जाए? बदले में हम कुछ मुआवजा देने को तैयार हैं। एम्परर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मुआवजा? इस वर्ल्ड में ऐसा क्या है जो रॉयल फैमिली के पास नहीं है? और तुरंत चरण की बात काटते हुए बोला, इस मामले में कोई समझौता नहीं होगा, गंगा को मरना ही होगा। इतना कहकर उसने अचानक हमला कर दिया, लेकिन इस बार निशाना गंगा नहीं बल्कि चरण था। उसकी स्टार एनर्जी फूट पड़ी और एक धमाके के साथ पूरा सभागार टूटकर बिखर गया। लोग घबराकर दूर भाग गए। एम्परर ने कहा, डीन लू, आपकी शक्ति देखने की इच्छा है। चरण ने शांत भाव से जवाब दिया और सीधे मुकाबले में उतर गया। दोनों आसमान में भिड़ गए। उनकी टक्कर इतनी भयानक थी कि सिटी लॉर्ड्स मैंशन पल भर में मलबे में बदल गया और पूरे फॉल्कन सिटी का ध्यान उस ओर खींच गया। उनकी लड़ाई इतनी ऊंचे स्तर की थी कि आकाश तक फटता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसी समय एम्परर गर्जा, गंगा को मार दो। अब राजीव भी मैदान में उतर गया, लेकिन एलिसन ने उसे रोक लिया। राजीव, रुक जाओ। और दोनों के बीच भी भयंकर युद्ध शुरू हो गया। ये दृश्य देखकर लोग दो हिस्सों में बंट गए, कुछ रॉयल फैमिली के पक्ष में तो कुछ ड्रैगन मार्शल अकेडमी के समर्थन में। तभी एम्परर ने एक और घोषणा की, जो भी वॉइड रेल्म का व्यक्ति गंगा को मारेगा, उसे मैं राजधानी ले जाऊंगा, ऊंचा पद दूंगा और स्टार टेक्निक सिखाऊंगा। स्टार टेक्निक शब्द सुनते ही सभी के दिल डोल गए। अब सभी की निगाहें गंगा पर टिक गईं, जैसे वह कोई शिकार हो। लेकिन फिर भी कोई आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि सब जानते थे कि उसने पहले भी कई शक्तिशाली लोगों को मार गिराया है। आखिरकार चाओ टियानली आगे बढ़ा, मैं अपने बेटे का बदला लूंगा, और उसने पूरी ताकत से हमला कर दिया। गंगा ने तुरंत अपनी आखिरी ट्रम्प कार्ड, छोटे काले बिल्ली, को बुलाया। मियाओ। एक ही वार में उस बिल्ली ने चाओ टियानली को दो हिस्सों में चीर दिया। सबके चेहरे बदल गए। अब किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। लेकिन एम्परर चिल्लाया, सब मिलकर हमला करो, जो उसे मारेगा मैं उसे अपना शिष्य बनाऊंगा। अब लालच ने डर पर जीत पा ली। एक लेट स्टेज वॉइड रेल्म का साधक आगे बढ़ा और काली बिल्ली को रोक लिया। अब गंगा अकेला पड़ गया। अभी मौका है। कई वॉइड रेल्म साधक एक साथ उसकी ओर टूट पड़े। गंगा ने तलवार कसकर पकड़ी। उसकी आंखों में जिद और क्रोध दोनों थे। कमीनों, अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता था, जान की बाजी लगाकर लड़ना। गंगा, सावधान। गंगा को खतरे में देखकर चरण गरज उठा और तुरंत उसकी ओर उड़ चला, ताकि उन वॉइड रेल्म साधकों को रोक सके। लेकिन एम्परर ने तुरंत रास्ता रोक लिया और ठंडे स्वर में कहा, क्या हुआ डीन लू, क्या तुम मुझे इतना कम समझते हो कि लड़ाई के बीच ध्यान भटक रहा है? चरण ने गुस्से में कहा, मोहन, मुझे उकसाओ मत, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और अपनी तलवार से भयानक वार किया। उसी समय एम्परर ने नीचे भी एक समान तलवार की ऊर्जा महसूस की, मिरर इमेज टेक्निक। अब वह समझ गया कि असली हमला कौन सा है। ये पहचानना मुश्किल है। मजबूर होकर वह पीछे हट गया।
इसी मौके का फायदा उठाकर चरण बिजली की गति से गंगा के पास पहुंचा और गर्ज कर बोला, जो भी गंगा को मारने की कोशिश करेगा वह मरेगा। उसने एक विशाल तलवार की रोशनी छोड़ी, जिसने सभी वॉइड रेल्म साधकों को घेर लिया। वे घबरा गए और तुरंत पीछे हटे, लेकिन कुछ लोग बच नहीं पाए, वहीं पर फटकर खून की धुंध बन गए। इसके बाद चरण गंगा के सामने खड़ा हो गया और आकाश में खड़े एम्परर को देखकर बोला, हम बात कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। ये सुनकर सब चौंक गए, इतनी शक्ति दिखाने के बाद भी उसने पूरी ताकत नहीं लगाई थी। एम्परर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या तुम सोचते हो कि मैंने पूरी ताकत लगा दी? रॉयल फैमिली के एम्परर साधारण नहीं होते। तभी अचानक पीछे से एक भयानक भालावार गंगा की ओर आया। चरण ने तुरंत उसे रोक लिया, लेकिन उसी पल शून्य में हलचल हुई और एक विशाल वॉइड पाम अचानक गंगा की ओर बढ़ा। एम्परर ने कहा, यह होली एम्परर की बनाई हुई तकनीक है, क्या तुम इसे भी रोक सकते हो? चरण तुरंत हमला करने बढ़ा, लेकिन दूरी ज्यादा थी। गंगा ने महसूस किया कि वह इस बार बच नहीं पाएगा। तभी अचानक एक आकृति उसकी ओर दौड़ी, वह सोफिया थी। वह चिल्लाई, नहीं एम्परर, आप उसे नहीं मार सकते, और अगले ही पल वॉइड पाम बंद हो गया, दोनों को अपने अंदर कैद करते हुए। सोफिया की शक्ति बहुत कम थी, उसका शरीर तुरंत टूटने लगा, खून का धुंध बन गया। नहीं सोफिया, गंगा स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसके लिए अपनी जान दे देगी। अब वह खुद भी उस दबाव में कुचल रहा था, सांस रुक रही थी, शरीर टूट रहा था, मौत सामने थी। उसने सोचा कि शायद ये नियर डेथ स्टेट ही उसे बचा सकती है। लेकिन तभी अचानक वॉइड पाम की शक्ति खत्म हो गई। एम्परर ने उसे वापस ले लिया। गंगा जमीन पर गिर पड़ा, बुरी तरह घायल। उसने देखा, सोफिया भी उसके पास पड़ी थी। उसकी सांस बहुत कमजोर थी, जैसे किसी भी पल रुक जाएगी। नहीं सोफिया, गंगा कुछ करना चाहता था, लेकिन उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। उधर एम्परर ने ये दृश्य देखा तो उसका चेहरा बदल गया। सोफिया, वह पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ा। उसी समय चरण ने गंगा को उठाया और तेजी से पीछे हट गया, ताकि एम्परर उसे नुकसान न पहुंचा सके। अगले ही पल एम्परर जमीन पर उतरा और सोफिया को अपनी बाहों में उठा लिया। वॉइड पाम के दबाव ने गंगा के अंदरूनी अंगों को फाड़ दिया था और उसकी हड्डियां एक एक करके टूट चुकी थीं। वह लगातार खून उगल रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने चरण की ओर देखा और कमजोर आवाज में पूछा, डीन, सोफिया कैसी है? चरण ने दूर देखा, हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक हीलिंग पिल निकालकर गंगा को दी और कहा, तुम्हारी हालत बहुत खराब है, पूरी तरह ठीक होने में कई महीने लगेंगे। दवा लेने के बाद गंगा को थोड़ी ताकत मिली, लेकिन उसे अपनी परवाह नहीं थी। वह सिर्फ सोफिया के बारे में जानना चाहता था, जिसने अभी अभी उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। वह बार बार पूछता रहा, लेकिन चरण चुप रहा। गंगा ने मुश्किल से गर्दन घुमाकर दूर देखा। पूरा मैदान शांत था, कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एलिसन और राजीव की लड़ाई भी रुक चुकी थी। दूसरी ओर एम्परर सोफिया को गोद में लिए बार बार पुकार रहा था, सोफिया, सोफिया। उसने उसे दवा दी थी, उसकी सांस कुछ स्थिर हुई थी, लेकिन वह होश में नहीं आ रही थी। एम्परर बेहद चिंतित था, क्योंकि सोफिया होली एम्परर की सबसे प्रिय राजकुमारी थी। अगर उसे कुछ हो गया तो इसका जवाब देना असंभव होगा। उसने उसकी स्थिति जांची, अंदरूनी अंग टूटे हुए, हड्डियां चकनाचूर, मेरिडियन क्षतिग्रस्त, लेकिन ये सब ठीक किया जा सकता था। असली समस्या ये थी कि वह जाग क्यों नहीं रही थी। गंगा ने खुद अपनी डिवाइन सेंस से उसकी स्थिति जांची और देखा कि उसका सी ऑफ कॉन्शियसनेस पूरी तरह टूट चुका था, मानो शून्य में बदल गया हो। वह बुदबुदाया, उसका कॉन्शियसनेस सी टूट गया है। इसका मतलब था कि वह कभी नहीं जागेगी, एक जीवित शरीर, लेकिन बिना चेतना के। ये सुनकर एम्परर चौंक गया। शारीरिक घाव तो ठीक हो सकते थे, लेकिन चेतना का नष्ट होना लगभग असंभव था। गुस्से में उसने गंगा पर हमला करने की कोशिश की, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। लेकिन गंगा भी चिल्लाया, गलती तुम्हारी है। अगर तुमने हमला न किया होता तो सोफिया ऐसी हालत में न होती। दोनों गुस्से में थे, लेकिन चरण बीच में आ गया और एम्परर को पीछे धकेल दिया। तभी गंगा ने खुद को संभाला और तुरंत अपने इमॉर्टल डेमन मैजिकल कैनन में समाधान खोजने लगा। काफी खोज के बाद उसे एक तरीका मिला, लेकिन उसे लागू करने के लिए 3 फेजेस रेल्म का विशेषज्ञ चाहिए था। तभी उसके दिमाग में एक नाम आया, होली एम्परर। उसने तुरंत एक स्पिरिट टैबलेट में विधि लिखी और एम्परर की ओर फेंकते हुए कहा, अब केवल होली एम्परर ही सोफिया को बचा सकता है। ये तरीका है, उसे तुरंत राजधानी ले जाओ। एम्परर कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर टैबलेट को रखकर सोफिया को उठाया और उड़ गया। जाते जाते उसने कहा, अगर सोफिया मर गई
तो मैं तुम्हें पूरी वर्ल्ड में ढूंढ कर मारूंगा। गंगा ने भी गुस्से में जवाब दिया, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही एम्परर दूर चला गया, गंगा की ताकत खत्म हो गई। वह जमीन पर गिर पड़ा, मन ही मन खुद को दोष देता हुआ। अगर वह उस वॉइड पाम को झेल पाता तो सोफिया को ये सब नहीं सहना पड़ता। तभी चरण ने उसे उठाया, चलो। एलिसन भी साथ आया और तीनों हवा में उड़कर वहां से चले गए। भीषण युद्ध कुछ ही पलों में खत्म हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तक आसमान फट रहा था, लेकिन अचानक एम्परर चला गया और ड्रैगन मार्शल अकेडमी के तीनों लोग भी वहां से चले गए। अब मैदान में केवल राजीव, फॉल्कन सिटी के ऑफिसर और सदर्न 9 काउंटीज के विभिन्न गुटों के नेता रह गए थे। माहौल अजीब और असहज हो गया था, क्योंकि सभी को लगा था कि एम्परर के आने से गंगा की मौत तय है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि सोफिया सब कुछ बदल देगी। राजीव भी समझ गया था कि सोफिया की स्थिति बेहद खास है। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो होली एम्परर खुद जांच करेगा और वह खुद बच नहीं पाएगा। अब उसे अंकित के बदले की चिंता नहीं थी, बल्कि वह जल्दी से जल्दी राजधानी लौटकर सोफिया की हालत जानना चाहता था। जब गंगा अपने निवास पर लौटा तो उसका शरीर खून से लथपथ था। ड्रैगन मार्शल अकेडमी के सभी शिष्य उसे घेर कर खड़े हो गए और चिंता से पूछने लगे, सीनियर ब्रदर, आप ठीक तो हैं? रॉयल फैमिली ने हमला किया क्या? आपको कुछ हुआ तो नहीं? हर कोई उसकी हालत को लेकर परेशान था। एलिसन ने सबको हटाया और चरण के साथ मिलकर गंगा को कमरे में ले गया, उसकी जांच की और फिर उसे अकेला छोड़ दिया ताकि वह आराम कर सके। गंगा बिस्तर पर लेटा छत को घूरता रहा और धीरे से बुदबुदाया, सोफिया, उम्मीद है तुम ठीक हो। उस रात वह सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आता रहा जब सोफिया उसकी जगह मरने के लिए आगे आई थी। हर बार वह पसीने में भीग जाता। अगली सुबह चरण के नेतृत्व में ड्रैगन मार्शल अकेडमी के सभी लोग वापस लौट गए। हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट के इनाम अब किसी के लिए मायने नहीं रखते थे, न गंगा को, न चरण को, और वैसे भी रॉयल फैमिली शायद अब कुछ देने वाली नहीं थी। इस घटना के बाद गंगा का नाम पूरे सदर्न 9 प्रीफेक्चर्स में फैल गया। हर कोई उसकी ताकत की चर्चा कर रहा था, लेकिन उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके मन में बस एक ही चिंता थी, सोफिया जिंदा है या नहीं। ड्रैगन अकेडमी पहुंचते ही चरण की वापसी ने हलचल मचा दी। सभी शिष्य उत्साहित थे, क्योंकि वह उनके लिए एक प्रतीक और आदर्श था। ओपडीन, बुजुर्ग और पुराने सदस्य भी उसे स्वागत करने आए। खासकर यूजी एनहिंग, जो उसका शिष्य था, उसे देखकर भावुक होकर रो पड़ा, जबकि वह खुद हजारों साल पुराना था। उसके सम्मान में एक बड़ा समारोह भी रखा गया, लेकिन गंगा उसमें शामिल नहीं हुआ। वह सीधे अपने कमरे में चला गया। उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि उसे ठीक होने में कई महीने लगने वाले थे। 2 दिन बाद अचानक चरण उससे मिलने आया, और उसके साथ एक लड़की भी थी, विशाखा। पहले से ज्यादा सुंदर और आत्मविश्वासी हो चुकी विशाखा को देखकर गंगा ने बस हल्का सा सिर हिलाया। वो अभी भी सोफिया की चिंता में डूबा था। विशाखा ने शिकायत की, क्या तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? गंगा ने मजबूर होकर मुस्कुराते हुए कहा कि वो बस कुछ बातों में उलझा हुआ है। तभी चरण ने असली कारण बताया, तुम्हारी माँ सरस्वती यहाँ अकेडमी में है। ये सुनते ही गंगा के चेहरे पर पहली बार सच्ची खुशी आई। फिर उसने बताया कि अनामिका को भी उसने शिष्य बना लिया है, जो अब वॉइड रेल्म में प्रवेश करने के लिए साधना कर रही है। गंगा तुरंत अपनी माँ से मिलने गया। दोनों ने लंबे समय तक बात की और फिर सरस्वती को अपने साथ रहने के लिए ले आया। विशाखा भी उनके साथ रहने लगी, जिससे गंगा की शांति भंग होने लगी। आखिरकार वह साधना कक्ष में जाकर खुद को अलग कर लिया। 2 महीने बीत गए। एक डेसोलेट ओवरलोड बॉडी के कारण उसकी चोटें तेजी से भर गईं और अब वह लगभग पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसने स्टारफॉल स्वॉर्ड टेक्निक का तीसरा रूप, डिवॉरिंग द स्टारी स्काई, भी सीख लिया, जिसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी। अब वह फायरवर्क हार्ट और सी हार्ट फ्रूट का सही उपयोग करने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी रॉयल फैमिली की ओर से एक पत्र आया और उसकी सारी योजनाएं अचानक रुक गईं। गंगा को ये जानने की उत्सुकता थी कि रॉयल फैमिली ने उसे जो पत्र भेजा है, उसमें क्या लिखा होगा। यह कोई साधारण स्पिरिट टैबलेट नहीं था, बल्कि एक असली कागजी पत्र था, और छूने में भी मोटा लग रहा था। जैसे ही उसने लिफाफा खोला, उसके मन में हल्की उम्मीद जगी, शायद इसमें सोफिया के ठीक होने की खबर हो। लेकिन जब उसने अंदर देखा तो वह निराश हो गया। उसमें सिर्फ एक एंशिएंट जानवर की खाल थी और कुछ भी नहीं। ये क्या है? विशाखा ने पास आकर उत्सुकता से पूछा। गंगा खुद भी उलझन में था। उसने उस खाल को ध्यान से देखा। वह हजारों साल पुरानी लग रही थी और उसमें एक अजीब सी शक्ति थी जो मन में भय पैदा करती थी, लेकिन उस पर कोई लिखावट नहीं थी।
कुछ देर देखने के बाद गंगा के मन में एक विचार आया, क्या ये डिवाइन सोल मार्शल इंटेंट हो सकता है? लेकिन वह खुद ही उलझ गया। मैंने अंकित को मारा, सोफिया मेरी वजह से इस हालत में है, फिर रॉयल फैमिली मुझे ऐसा खजाना क्यों देगी? फिर भी उसने इसे समझने की कोशिश करने का फैसला किया। जैसे ही उसने अपनी डिवाइन सेंस उस खाल से जोड़ी, अचानक उसका परिवेश बदल गया। वह खुद को एक विशाल तारों से भरे आकाश में खड़ा पाया। चारों तरफ अनंत सितारे, गहरा अंधकार, और खुद को वह एक धूल के कण जैसा महसूस कर रहा था। वह एक तारे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसके करीब पहुंचा, उस तारे की शक्ति ने उसे घेर लिया, इतनी भयानक कि उसका शरीर उसे सहन नहीं कर पाया। अचानक उसकी आंख खुली और वह वापस वास्तविकता में लौट आया। अब उसे यकीन हो गया, ये सच में डिवाइन सोल मार्शल इंटेंट है, और वह भी होली एम्परर स्तर का। उसने गौर किया कि उस खाल के पैटर्न दरअसल आकाशगंगा जैसे दिखते हैं। वह सोचने लगा कि यह कितना गहरा और रहस्यमय ज्ञान है। तभी उसके मन में मास्टर की आवाज़ गूंजी, अगर जीना है तो इसे समझने की कोशिश मत करना। गंगा खुश हो गया, मास्टर, तुम जाग गए। मास्टर ने कहा, अगर तुम इतनी बुरी तरह घायल न होते तो मैं पहले ही जाग जाता। फिर उसने सारी बातें सुनी और गंभीर होकर बोला, तुम्हें लगता है रॉयल फैमिली तुम्हें फ़ायदा देने के लिए ये भेजेगी? गंगा चौंक गया, तो ये डिवाइन सोल मार्शल इंटेंट नहीं है? मास्टर बोला, है तो वही, और यह उमेश का ही है, लेकिन इसमें सिर्फ मार्शल इंटेंट नहीं, बल्कि उसकी यादें और डिवाइन सेंस भी छिपी हैं। गंगा समझ नहीं पाया, मतलब? मास्टर ने समझाया, जब तुम इसे समझने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे उसकी डिवाइन सेंस तुम्हें निगलने लगेगी। अंत में जब तुम पूरी तरह इसे समझ लोगे तो तुम खुद उमेश का एक क्लोन बन जाओगे। ये सुनकर गंगा सन्न रह गया। उसने उस खाल को डर से देखा, अगर मास्टर समय पर न जागता तो शायद वह खुद को खो बैठता। उसने पूछा, तो उमेश ऐसा क्यों कर रहा है? मास्टर ने गंभीर होकर कहा, वह एक खतरनाक टेक्निक साध रहा है, कंडेंसेशन ऑफ 10,000 गॉड्स। इसमें हजारों डिवाइन क्लोन्स बनाए जाते हैं, जिन्हें बाद में मिलाकर असाधारण शक्ति प्राप्त की जाती है। गंगा हैरान रह गया, ऐसी टेक्निक भी होती है? मास्टर बोला, हाँ, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। सही कंट्रोल न हो तो खुद का अस्तित्व खत्म हो सकता है। इसलिए उमेश इस तरह दूसरों को इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें धीरे धीरे अपने क्लोन्स में बदलने के लिए। गंगा के चेहरे पर गंभीरता आ गई, तो क्या इसका मतलब है कि ब्लैक स्टार पर पहले से ही उसके कई क्लोन्स मौजूद हैं? मास्टर ने कहा, संभव है हजारों। रॉयल फैमिली के कई लोग भी उसके क्लोन्स हो सकते हैं, यहाँ तक कि मोहन या राजीव भी, वरना ये खतरनाक चीज़ तुम्हें क्यों भेजी जाती? ये सुनकर गंगा के मन में ठंडक दौड़ गई। अब ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी। गंगा कुछ देर सोचकर बोला, हालांकि मोहन और राजीव बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उनमें 3 फेज रेल्म जैसा आभास नहीं है। और अगर वे उमेश के डिवाइन सेंस क्लोन्स होते तो शायद वे ये समझ जाते कि मेरा तुमसे संबंध है। मास्टर ने जवाब दिया, चिंता मत करो, जो चीज़ें मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ उनमें से अधिकांश उमेश ने नहीं सीखी थी। जहाँ तक उसने सीखा है मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी तुम्हारी तकनीकों में से केवल ब्रेकिंग वॉइड पाम ही ऐसी है जो उसे पता हो सकती है। जब तक तुम उसे इस्तेमाल नहीं करोगे वह तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। लेकिन फिर भी सावधान रहना, अगर उसे पता चल गया कि तुम मेरे शिष्य हो तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। गंगा का चेहरा गंभीर हो गया, स्थिति बहुत खतरनाक है। हो सकता है मेरे आसपास ही कोई उमेश का क्लोन हो। मास्टर ने कहा, तुम उन्हें पहचान नहीं सकते, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाओ। फिर गंगा ने एनिमल हाइट की ओर देखते हुए पूछा, इस डिवाइन सोल मार्शल इंटेंट का क्या करें? इसे नष्ट कर दें? मास्टर ने मना किया, अगर तुम इसे नष्ट करोगे तो उमेश को तुरंत पता चल जाएगा। गंगा की आंखों में चालाकी चमकी और वह हंसते हुए बोला, तो फिर इसे ऐसी जगह फेंकते हैं जहां देखकर उसे मजा आए। और बिना देर किए उसने उस एनिमल हाइट को सीधे शौचालय में फेंक दिया। मास्टर जोर से हंस पड़ा, तुम सच में बहुत चालाक हो। इसके बाद गंगा ने पूछा, मेरे पास सी हार्ट फ्रूट और हार्ट ऑफ फ्लेम्स हैं, इन्हें कैसे इस्तेमाल करूं? मास्टर ने समझाया, तुम्हारे मिरर इमेज रेल्म और गेल रेल्म अभी और बढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले फायर ड्रैगन इंटेंट को चरम स्तर तक पहुंचाओ। जब इंटेंट चरम पर पहुंचता है तभी आगे जाकर प्रोफाउंड मीनिंग समझ में आता है, और वही असली शक्ति है। गंगा ने सिर हिलाया और फैसला किया कि पहले सी हार्ट फ्रूट से फायर ड्रैगन इंटेंट को बढ़ाया जाए। उसने तुरंत सी हार्ट फ्रूट खा लिया और हार्ट ऑफ फ्लेम्स को सामने रखकर साधना शुरू की। कुछ ही देर में उसके शरीर से एक विशाल अग्नि ड्रैगन प्रकट हुआ, जो 200 मीटर से भी बड़ा होकर पूरे कमरे को लाल गुलाबी रोशनी से भरने लगा। उसकी शक्ति, आकार और सूक्ष्मता लगातार बढ़ती रही।
1 महीने बाद गंगा पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। उसका फायर ड्रैगन इंटेंट अब 9वें स्तर तक पहुंच गया था। अब उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वह आसानी से अर्ली स्टेज वॉइड रेल्म के ओपोनेंट को मार सकता था और मिड स्टेज वॉइड रेल्म से भी मुकाबला कर सकता था। इसके बाद वह साधना कक्ष से बाहर निकला और रोमा और नगीना से मिलने का फैसला किया, क्योंकि उसने नगीना से वादा किया था कि वह उसे रमन से बदला दिलाने में मदद करेगा। बाहर निकलते ही सभी शिष्य, बुजुर्ग और अन्य लोग उसे सम्मान से सीनियर ब्रदर कहकर संबोधित करने लगे। अब उसकी प्रतिष्ठा पूरे ड्रैगन मार्शल एकेडमी में स्थापित हो चुकी थी। जब वह इन बहनों के घर पहुंचा तो रोमा ने दरवाजा खोला। उसका ठंडा और गंभीर चेहरा गंगा को देखते ही नरम पड़ गया। गंगा ने सीधे पूछा, क्या गिनी अंदर है? रोमा ने हल्की उदासी छुपाते हुए उसे अंदर बुलाया। अंदर जाते ही गंगा ने कहा, मैंने गिनी से वादा किया था कि मैं रमन को मारने में उसकी मदद करूंगा। अब मैं पूरी तरह ठीक हूं, इसलिए हम चैटर्जी फैमिली के पुराने घर जाकर बदला ले सकते हैं। ये सुनकर रोमा की आंखों में आश्चर्य और खुशी एक साथ चमक उठी। पहले उसे लगता था कि यह सिर्फ बातें हैं, लेकिन अब वह जानती थी कि गंगा सच में ये कर सकता है, क्योंकि अब रमन, जो वॉइड रेल्म का साधक है, गंगा के सामने कुछ भी नहीं था। सीनियर ब्रदर, आप पूरी तरह ठीक हो गए। रोमा अभी खुशी से भरी ही थी कि तभी नगीना भी अंदर से जल्दी जल्दी बाहर आई। उसके चेहरे पर साफ खुशी झलक रही थी। गंगा मुस्कुराया और सीधे मुद्दे पर आते हुए बोला, मैं अब पूरी तरह ठीक हूँ। चलो अब अरोरा काउंटी चलते हैं। तुम मुझे चैटर्जी फैमिली का पुराना घर दिखाओ और मैं तुम्हारी पारिवारिक संपत्ति वापस दिलाने में मदद करूंगा। ये सुनकर नगीना एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसे गंगा का वो पुराना वादा याद आया। उस समय उसे लगा था कि गंगा रमन को कभी नहीं हरा पाएगा, इसलिए उसने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन अब गंगा खुद उसका वादा निभाने के लिए तैयार खड़ा था, जिससे वो भीतर तक भावुक हो गई। उसने सिर झुकाकर कहा, तो फिर आपको कष्ट देना पड़ेगा सीनियर ब्रदर। उसने मना नहीं किया और थोड़ी चर्चा के बाद दोनों बहनों ने तुरंत अरोरा काउंटी लौटने का फैसला कर लिया। गंगा के पास समरसॉल्ट क्लाउड था, इसलिए उन्हें खाली नाव से यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी। अरोरा काउंटी और वायन काउंटी के बीच 2 काउंटियों का फासला था और यह पहले ही ईस्टर्न 9 काउंटीज के क्षेत्र में आता था। यही दूरी वजह थी कि रमन को अब तक रोमा और नगीना की कोई खबर नहीं थी, वरना वह उन्हें खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश करता ताकि भविष्य में कोई खतरा न रहे। 3 दिन बाद समरसॉल्ट क्लाउड अरोरा काउंटी के क्षेत्र में पहुंचा और ज्यादा ध्यान आकर्षित न हो इसलिए गंगा ने उसे नीचे उतार लिया। इसके बाद तीनों ने एक साधारण जहाज लिया और चैटर्जी फैमिली माउंटेन की ओर बढ़ गए। पहले चैटर्जी फैमिली के पास वॉइड रेल्म का एक शक्तिशाली कल्टिवेटर था, जिससे वह इस इलाके की सबसे ताकतवर फैमिली बन गई थी। यहाँ तक कि प्रीफेक्ट भी उन्हें सम्मान देता था और उन्हें एक विशेष क्षेत्र सौंपा गया था, जिसमें कई पहाड़ शामिल थे, इसलिए उसे चैटर्जी फैमिली माउंटेन कहा जाता था। चैटर्जी फैमिली का पैतृक घर भी यहीं था, जिसे चैटर्जी फैमिली विलेज कहा जाता था। सैकड़ों या हजारों वर्षों की मेहनत के बाद ये जगह बेहद समृद्ध और शांतिपूर्ण बन गई थी, जहां लोग स्वर्ग जैसे जीवन जीते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब इस जगह का नाम यिनजाजुइंग नहीं बल्कि गोल्डन हो गया था, जो रमन के नाम पर रखा गया था। हालांकि यहाँ के नौकर, दास और नौकरानियां पहले जैसे ही थे, लेकिन यिन सरनेम वाले लोग अब बहुत कम बचे थे। जो थे भी, वे या तो साइड ब्रांच के थे या फिर रमन के साथ मिल गए थे। अब पूरा चैटर्जी फैमिली विलेज रमन के कंट्रोल में था। जमीन, संपत्ति, लोग और संसाधन सब उसी के हाथ में थे। उसके दबाव में कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि ऐसा करने पर मौत तय थी। यहाँ तक कि कोई भी इस जगह को छोड़ भी नहीं सकता था। सभी को उसकी सेवा करनी पड़ती थी, वरना उन्हें मार दिया जाता था। बाहर से देखने पर लगता था कि रमन ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन अंदर से हर कोई उससे नफरत करता था, बस डर के कारण कुछ कह नहीं पाता था। ऊपर से उसने अरोरा काउंटी के प्रिंस को भी खूब लाभ दिए थे, इसलिए चैटर्जी फैमिली के बचे हुए लोग चाहकर भी न्याय नहीं पा सकते थे। कुल मिलाकर सबको लगता था कि चैटर्जी फैमिली अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उस दिन धूप हल्की थी और गोल्डन शांत था। सभी लोग अपना काम कर रहे थे और धीरे धीरे बात कर रहे थे। तभी एक युवक शानदार कपड़ों में अकड़ते हुए अंदर आया, चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसके जाने के बाद कुछ नौकर आपस में धीरे धीरे बात करने लगे। यंग मास्टर सुधीर, जो चैटर्जी फैमिली का सीधा वारिस था, उसने खुद ही रमन को अपना गॉडफादर मान लिया और उसका गुलाम बन गया। ये सच में शर्मनाक है।
दूसरा बोला, अब उसे सुधीर मत कहो, उसका नाम संजय है। तीसरा बोला, रमन ने उसके माता पिता को मार दिया था, फिर भी उसने बदला नहीं लिया और उसका नौकर बन गया, ये तो हद है। तभी एक नौकर ने डरते हुए कहा, चुप रहो, अगर सुधीर ने सुन लिया तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी और खतरनाक आवाज आई, पीठ पीछे बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम सब मरना चाहते हो। सबने मुड़कर देखा और दंग रह गए, वह खुद सुधीर था, या अब कहें संजय। पहले वह चैटर्जी फैमिली का सीधा वारिस था और उसे बहुत संसाधन मिलते थे, लेकिन वह आलसी था और मेहनत से नफरत करता था। उसके माता पिता उसे बार बार समझाते रहे, लेकिन उसने कभी उनकी बात नहीं मानी और धीरे धीरे वह परिवार में महत्वहीन हो गया। बाद में जब रमन ने चैटर्जी फैमिली विलेज पर कब्जा किया, तो सबसे पहले उसी ने सरेंडर किया और रमन का दाहिना हाथ बन गया। अब वह लगभग पूरे क्षेत्र का दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति था। चैटर्जी फैमिली के नौकर अपने असली मालिकों के प्रति वफादार थे, इसलिए वे पीछे से बातें करते थे। हालांकि वे सावधान रहते थे, लेकिन संजय को आखिरकार पता चल ही गया और उसने पहले भी कई लोगों को मार डाला था। अब उसे सामने देखकर सब डर से कांपने लगे और तुरंत घुटनों पर गिर पड़े। एक नौकर ने कांपते हुए कहा, यंग मास्टर, हमसे गलती हो गई, कृपया हमें माफ कर दीजिए। बाकी सभी भी घुटनों पर गिर गए। संजय ने तिरस्कार से हंसते हुए अचानक अपनी लंबी कोड़ा निकाली और उन पर बरसाने लगा, चिल्लाते हुए बोला, मेरा पिता मुझे अपने बेटे की तरह मानता है, तो मैं उसके प्रति वफादार रहूंगा। तुम जैसे घटिया लोग, जिन्हें हमने यहाँ काम दिया, वही हमारी बुराई कर रहे हो। मैं तुम सबको मार डालूंगा। नौकर दर्द से चिल्लाने लगे, उनके शरीर खून से लथपथ हो गए, लेकिन संजय ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने अपनी सच्ची ऊर्जा इकट्ठी करके एक ही वार में उन्हें मार डाला। बेकार कचरा, कहकर वह आगे बढ़ गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो, और सीधे मुख्य हाल में पहुंचा। हाल के अंदर एक गंजा, थोड़ा मोटा आदमी बैठा था, जिसने महंगे कपड़े पहने हुए थे। पहली नज़र में वह एक अमीर व्यापारी जैसा लगता था, लेकिन उसके चेहरे की बनावट, पतली आंखें, ठंडी नज़र, चौड़ी नाक और गहरी झुर्रियां उसे बेहद खतरनाक और क्रूर बनाती थीं। वो वास्तव में निर्दयी था, और वही था रमन। संजय ने उसे देखते ही झुककर कहा, फादर। रमन हल्का मुस्कुराया और बोला, फैंगिया, मैंने तुम्हें कहा था ना, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पिता हूँ। संजय ने चापलूसी करते हुए कहा, आपने मुझ पर बहुत कृपा की है, मैं सच में आपका सम्मान करता हूँ। फिर वह उसके पास बैठकर बोला, फादर, रेड सेक्ट का लीडर नीलेश प्रीफेक्चर में आ चुका है और प्रिंस से मिल रहा है। वह 3 दिन में यहाँ पहुँचेगा। रमन ने सिर हिलाते हुए कहा, नीलेश मिड स्टेज वॉइड रेल्म का एक्सपर्ट है, मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर। हमें उसका अच्छे से स्वागत करना होगा। वैसे उसका बेटा विनोद कहाँ है? संजय ने कहा, विनोद शायद तय समय से पहले, यानी कल तक यहाँ पहुँच जाएगा और सीधे मैनर आ जाएगा। ये सुनकर रमन संतुष्ट होकर सिर हिलाया और बोला, बहुत अच्छा। विनोद ने काउंटी के फीनिक्स कप टूर्नामेंट में 3रा स्थान हासिल किया है। वो पूरे काउंटी के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं में से एक है। जब वो चैन मैनर आए, तो तुम उसका अच्छे से स्वागत करना और उससे अधिक संबंध बनाना, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। संजय ने तुरंत जवाब दिया, जी फादर, और उसके मन में भी विनोद से मिलने की उत्सुकता थी। पहले वो चैटर्जी फैमिली विलेज का सीधा वंशज होते हुए भी एक उपेक्षित व्यक्ति था, लेकिन रमन का दत्तक पुत्र बनने के बाद उसकी स्थिति पूरी तरह बदल गई। रमन ने उसे पूरी तरह प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया, जिससे न केवल उसका दर्जा बढ़ा बल्कि उसकी ताकत भी काफ़ी बढ़ गई। अब वो पहले जैसा आलसी नहीं रहा, बल्कि रोज़ कड़ी मेहनत करता था। 20 से अधिक वर्षों में वो ट्रांसेंडेंट रेल्म से बढ़कर स्पिरिचुअल रेल्म तक पहुंच गया था। भले ही वो अब भी शीर्ष प्रतिभाओं से पीछे था, लेकिन उसमें जबरदस्त बदलाव आ चुका था। इसके बाद रमन ने पूछा, वैसे नगीना और रोमा बहनों के बारे में कुछ पता चला? संजय ने उत्तर दिया, कुछ सुराग मिले हैं। वे शायद वायन काउंटी में हैं, लेकिन उनका सटीक स्थान अभी पता नहीं चल पाया है। रमन की आंखों में ठंडक झलक उठी और उसने कहा, चैटर्जी फैमिली के बचे हुए किसी भी खतरे को खत्म करना जरूरी है, इसलिए उन दोनों को ढूंढकर मारना ही होगा। संजय ने गंभीरता से सिर झुकाकर कहा, फादर, निश्चिंत रहें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। चैटर्जी फैमिली माउंटेन के नीचे, लगभग 50 मील दूर, मेन सिटी नाम का एक शहर था, जो 2 नदियों के बीच स्थित होने के कारण ये नाम पड़ा था। गोल्डन के काम पूरे अरोरा काउंटी में फैले हुए थे, लेकिन उनका मुख्य केंद्र यही शहर था। इसी समय गंगा, रोमर और नगीना में सिटी पहुंचे।
एक सराय में ठहरने के बाद गंगा ने दोनों बहनों से पूछा, क्या हम सीधे मैनर चलें या पहले कुछ जानकारी इकट्ठा करें? रोमा ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मेरे हिसाब से पहले जानकारी जुटानी चाहिए ताकि कोई अनहोनी न हो। गंगा ने पूछा, किससे पूछेंगे? रोमा बोली, यहाँ चैटर्जी फैमिली के कई पुराने काम हैं। जीशियांग क्लॉथ शॉप का मैनेजर पहले मुझसे बहुत प्रभावित था और चैटर्जी फैमिली के प्रति वफादार है। अगर वो अभी भी जिंदा है तो हमें काफ़ी जानकारी मिल सकती है। गंगा ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, पहले वहीं चलते हैं। तीनों तुरंत जीशियांग क्लॉथ शॉप पहुंचे, जहां काफ़ी भीड़ थी और ग्राहक आ जा रहे थे। रोमा और नगीना जैसी सुंदर युवतियों को देखकर सबका ध्यान उनकी ओर खींच गया। अधिकांश लोग उन्हें प्रशंसा से देख रहे थे, लेकिन दुकान के बूढ़े मालिक की आंखों में हैरानी और संदेह था। हालांकि समय के साथ चेहरे बदलते हैं, लेकिन रोमा जब गई थी तब 13 साल की थी, इसलिए अब भी उसे पहचानना संभव था। वह आगे बढ़ा और गंभीर स्वर में बोला, आप लोग। तभी रोमा ने उसे रोकते हुए कहा, नितिन, क्या हम आपसे अकेले में बात कर सकते हैं? दुकानदार की आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत समझ गया और उन्हें अंदर के कमरे में ले गया। दरवाजा बंद करने के बाद उसने सम्मान से झुककर कहा, मिस, सेकंड मिस, आप दोनों जिंदा हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोमा ने उसे शांत करते हुए पूछा, नितिन, अब चैटर्जी फैमिली विलेज की क्या स्थिति है? नितिन ने पूरा हाल बताया कि कैसे चैटर्जी फैमिली मैनर अब मैनर बन चुका है और रमन ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है। ये सुनकर रोमा ने पूछा, आप इतने वफादार थे, फिर भी यहाँ रहकर रमन के लिए काम क्यों कर रहे हैं? नितिन ने मजबूरी से कहा, अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो उसे मार दिया जाता है। यहाँ तक कि काम का प्रदर्शन हर साल बेहतर होना चाहिए, वरना मौत तय है। ये सुनकर रोमा के चेहरे पर गुस्सा उभर आया और उसने कहा, रमन सच में बहुत क्रूर है। नितिन ने चेतावनी दी, मिस, सेकंड मिस, अगर आप बदला लेने आए हैं तो तुरंत यहाँ से चली जाएं। रमन बहुत ताकतवर है, आप उसका सामना नहीं कर पाएंगी। अगर उसे आपके आने का पता चल गया तो आप बच नहीं पाएंगी। नगीना ने दृढ़ता से कहा, चिंता मत करो नितिन, इस बार हम बदला लेने ही आए हैं। नितिन ने उत्साहित होकर पूछा, क्या आप वॉइड रेल्म तक पहुंच गई हैं? नगीना ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, लेकिन हमारे साथ सीनियर ब्रदर गंगा हैं, वही हमारी मदद करेंगे। नितिन ने गंगा को देखा और कृतज्ञता से कहा, यंग मास्टर, चैटर्जी फैमिली की मदद के लिए आपका धन्यवाद। इसके बाद रोमा ने पूछा, अब चैटर्जी फैमिली के कितने लोग जिंदा हैं? नितिन ने दुखी होकर कहा, बहुत कम, मुश्किल से 10-15 लोग। सबको रमन ने दबा रखा है और वे बेहद दुखद जीवन जी रहे हैं। लेकिन एक अपवाद है, सुधीर। ये सुनकर रोमा ने पूछा, कौन? नितिन ने कहा, सुधीर ने रमन को अपना पिता मान लिया है और उसके लिए बहुत बुरे काम किए हैं, यहाँ तक कि उसने अपने ही चचेरे भाई विजय को मार डाला। ये सुनकर दोनों बहनें गुस्से से भर उठीं। नगीना ने दांत भींचते हुए कहा, इस बार हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। कुछ और जानकारी लेने के बाद उन्होंने नितिन को सावधान रहने को कहा और वहां से लौट आए। सराय में वापस आकर गंगा ने कहा, कल सुबह हम मनो चलेंगे। रमन को मैं संभाल लूंगा, बाकी लोगों को तुम दोनों आसानी से निपटा सकती हो। दोनों बहनों ने सहमति जताई। अगली सुबह तीनों चैटर्जी फैमिली माउंटेन की ओर निकल पड़े। पहाड़ के बीचों बीच एक विशाल और भव्य हवेली थी, यही चैटर्जी फैमिली एस्टेट था। अपने पुराने घर को देखकर दोनों बहनों की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उन्हें अपने मारे गए परिजनों की याद आ गई। वे सीधे अंदर नहीं उड़े, बल्कि पैदल ही मुख्य द्वार से प्रवेश करने का फैसला किया, ताकि वे खुलेआम अपनी वापसी दिखा सकें। जब वे गेट पर पहुंचे तो पहरेदारों ने उन्हें रोका और पूछा, कौन हो तुम लोग? यह मनो है, बिना इजाजत प्रवेश नहीं कर सकते। गंगा ने नगीना से पूछा, क्या तुम इन्हें जानती हो? उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं। इतना सुनते ही गंगा ने बिना झिझक हाथ उठाया और एक ही वार में सभी पहरेदारों को जमीन पर गिरा दिया। वे संभल भी नहीं पाए और तुरंत बेहोश होकर गिर पड़े। गंगा की एक ही हथेली के वार से जब सभी पहरेदार दूर जा गिरे तो उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। फिर भी वे कांपती आवाज में अकड़ दिखाते हुए बोले, तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारे मालिक वॉइड रेल्म के कल्टिवेटर हैं। अगर तुमने मैनर में घुसने की हिम्मत की तो तुम सब मारे जाओगे। गंगा ने भौहें सिकोड़कर रोमा की ओर देखा और पूछा, क्या इन्हें मार दें? ये सुनते ही पहरेदारों की हिम्मत टूट गई। वे एक शब्द भी नहीं बोले और घबराकर भाग खड़े हुए हवेली की ओर दौड़ते हुए चिल्लाने लगे, कोई घुस आया है, कोई घुस आया है।
रोमा ने ठंडे स्वर में कहा, ये सिर्फ छोटे मोटे लोग हैं, इन्हें छोड़ दो। फिर उसने दरवाजे के ऊपर लगे मैनर के बोर्ड को तिरस्कार से देखा और हाथ उठाकर एक तेज प्रकाश किरण छोड़ी। जोरदार धमाके के साथ वो बोर्ड टुकड़ों में बिखर गया। इसके बाद उसने अपने स्टोरेज रिंग से पहले से तैयार किया हुआ नया बोर्ड निकाला और उसे दरवाजे पर टांग दिया, जिस पर लिखा था चैटर्जी फैमिली विलेज। उसने गंभीरता से कहा, आइए सीनियर ब्रदर, मेरे घर में आपका स्वागत है। गंगा मुस्कुराया और मजाक में बोला, अगर अंदर कुछ टूट फूट हो जाए तो मुझे दोष मत देना। इसके बाद तीनों अंदर प्रवेश कर गए। अजीब बात यह थी कि पहरेदारों ने खबर तो दे दी थी, लेकिन फिर भी कोई बाहर नहीं आया और पूरी हवेली शांत बनी रही। रोमा ने कहा, लगता है वे हमें गंभीरता से नहीं ले रहे। गंगा ने जवाब दिया, आखिर रमन वॉइड रेल्म में है, इसलिए उसमें इतना आत्मविश्वास तो होगा ही। चैटर्जी फैमिली विलेज बहुत विशाल था और अंदर बढ़ते ही उन्हें कई परिचित चेहरे दिखने लगे। चैटर्जी फैमिली लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनके पुराने नौकर अब भी जिंदा थे और यहीं काम कर रहे थे। वे मन से खुश नहीं थे, लेकिन मजबूरी में टिके हुए थे। जैसे ही उन्होंने रोमा और नगीना को देखा, वे हैरान रह गए, ये तो बड़ी मिस और दूसरी मिस हैं। वे वापस आ गईं, लेकिन क्यों? रमन उन्हें मार डालेगा? नौकरों के मन में खुशी और डर दोनों थे। दूसरी ओर रोमा और उसकी बहन भी इन परिचित चेहरों को देखकर भावुक हो गईं, उनकी आंखों में आंसू आ गए। गंगा ने हल्के अंदाज में कहा, अभी बदला लेना है और तुम रोने लगी, इससे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये सुनकर दोनों ने खुद को संभाला। रोमा ने ऊंची आवाज में सबको संबोधित किया, डरो मत, मैं आज चैटर्जी फैमिली की संपत्ति वापस लेने आई हूँ। उसकी आत्मविश्वास भरी आवाज सुनकर नौकरों के दिलों में उम्मीद जाग उठी। तीनों आगे बढ़ते हुए मुख्य हाल तक पहुंचे। दरवाजे खुले थे और अंदर सबसे ऊपर की सीट पर एक गंजा बूढ़ा बैठा था, वही रमन। उसके दोनों ओर दो युवक बैठे थे। एक स्पिरिचुअल स्टेज का था, चेहरे पर चालाकी और तिरस्कार झलक रहा था, वो संजय था। दूसरा युवक सोल कंडेंसेशन के पीक पर था, बेहद आकर्षक और शांत, जैसे उसे इस सब से कोई फर्क ही न पड़ता हो। रोमा ने धीरे से गंगा से कहा, गंजा आदमी रमन है, स्पिरिचुअल स्टेज वाला सुधीर, और तीसरे को मैं नहीं पहचानती। गंगा ने सिर हिलाकर कहा, तुम बात संभालो, मैं सिर्फ मारने का काम करूंगा। रोमा आगे बढ़ी और गंगा उसके पीछे ऐसे चलने लगा जैसे कोई साधारण अनुचर हो। तभी अंदर से संजय की ठंडी हंसी गूंजी, रोमा, नगीना, तुम आखिर आ ही गईं। हम तो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। उसके शब्दों से साफ था कि उन्हें पहले से ही उनके आने की खबर थी। रोमा ने रुककर पूछा, तुम्हें पहले से पता था? तभी बगल में बैठे युवक ने हल्की नजर डाली और दोनों बहनों को देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। संजय हंसते हुए बोला, अगर हमें पता नहीं होता तो हम यहाँ इंतजार क्यों करते? जानना चाहती हो कैसे पता चला? रोमा ने पूछा। कैसे? संजय ने पास रखा एक काला कपड़ा उठाकर फेंका। वह जमीन पर गिरा और खुलते ही एक कटा हुआ सिर बाहर लुढ़क गया। वह जीशियांग क्लॉथ शॉप के नितिन का सिर था। ये दृश्य देखकर रोमा और नगीना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अपराध बोध और क्रोध दोनों उनके भीतर उबल पड़े। रोमा ने दांत भींचकर कहा, संजय, तुम लोग बेहद निर्दयी हो। संजय मुस्कुराया और बोला, निर्दयी? वह हमारे मैनर का नौकर था और उसने हमारे खिलाफ काम किया। उसे मारना बिल्कुल सही था। रोमा गुस्से में चिल्लाई, तुम काया हो? यह मैनर नहीं, चैटर्जी फैमिली मैनर है। तुम्हारा नाम यिन है, तुम्हारे पिता भी यिन थे, लेकिन तुमने एक हत्यारे को अपना पिता बना लिया। तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। संजय ने बिना शर्म के जवाब दिया, बकवास मत करो। मेरा असली पिता रमन है और उसी के प्रति वफादार रहना मेरा कर्तव्य है। ये सुनकर रमन हल्का मुस्कुराया और चुपचाप तमाशा देखता रहा। संजय ने फिर कहा, तो बताओ, क्या तुम बदला लेने आए हो? रोमा ने ठंडे स्वर में कहा, और क्या? संजय जोर से हंसा, तुम लोग? तुम में से कोई भी वॉइड रेल्म में नहीं है, फिर भी बदला लेने आई हो? क्या तुम सोचती हो कि इतनी सी ताकत से मेरे पिता को हरा दोगी? रोमा की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। उसने तलवार निकाल ली और लड़ने को तैयार हो गई। उसकी शक्ति के दबाव से संजय कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी घमंड था। उसने कहा, सच कहूं तो मैं कई सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था। आज तुम खुद आ गई हो। अब एक ही बार में तुम सबका अंत कर दूंगा। तभी रमन ने शांत स्वर में कहा, संजय, इतनी जल्दी मत करो, मेहमानों को डराओ मत। संजय तुरंत झुक गया और पीछे हट गया।
रमन ने दोनों बहनों की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, ऋषु, नगीना, मैं वास्तव में बहुत दयालु हूँ। अगर तुम दोनों मेरी गॉडडॉटर्स बन जाओ तो आज मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। रोमा ने तेजी से अपनी तलवार उठाई, उसे सीधे रमन की ओर तान दिया और गर्जकर बोली, रमन, तुम बूढ़े चोर! क्या तुम्हें लगता है हम सुधीर जैसे कायर हैं? हमें अपनी गॉडडॉटर्स बनाना चाहते हो? सपने देखना बंद करो। रमन ने सिर हिलाया, उसकी आंखें ठंडी हो गईं और वह बोला, मैंने सोचा था तुम दोनों सुंदर हो, इसलिए तुम्हें एक मौका दूं, लेकिन जब तुमने उसे ठुकरा दिया तो अब मुझे दोष मत देना कि मैं तुम्हें मार डालूं। संजय ने भी व्यंग्य करते हुए कहा, तुम्हें समझ ही नहीं है कि क्या अच्छा है, खुद मौत बुला रही हो। रोमा ने ठंडी आवाज में कहा, बहुत हो गया, अब शुरू करें। उसकी असली शक्ति उभरने लगी और वह हमला करने ही वाली थी कि तभी एक आवाज आई, रुको। सभी की नज़र उस व्यक्ति पर गई जो रोमा के पीछे खड़ा था, वह था गंगा। उसकी कल्टिवेशन केवल सोल कंडेंसेशन के लेट स्टेज में थी, जो यिन सिस्टर्स से भी कम थी, इसलिए रमन, संजय और यहाँ तक कि दाईं ओर बैठा खूबसूरत युवक भी उसे अब तक नज़रअंदाज कर रहे थे। अब उसके बोलते ही संजय जोर से हंसा, हा हा हा, रोमा, नगीना, यही तुम्हारा मददगार है? लगता है डर गया है। रोमा को पता था कि गंगा डरने वालों में से नहीं है, वह राजीव और एम्परर जैसे लोगों से भी नहीं डरा था, तो रमन से क्यों डरेगा? फिर भी वह थोड़ा हैरान होकर बोली, सीनियर ब्रदर, क्या हुआ? गंगा ने शांत स्वर में कहा, जल्दी मत करो। वह आगे बढ़ा, उस खूबसूरत युवक की ओर देखा और पूछा, तुम इस आदमी को जानती हो? कहीं गलती से इसे भी मार न दूं, इसलिए पहले पूछ रहा हूं। उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह ऐसा सवाल पूछेगा। वह युवक, विनोद, गंगा को घमंड और तिरस्कार भरी नज़र से देखने लगा, जैसे कोई जोकर देख रहा हो। रोमा ने धीमे से कहा, मैं इसे नहीं जानती। गंगा ने सिर हिलाया, ठीक है, यहाँ बैठा है तो इनका साथी ही होगा, फिर तीनों को ही मार देते हैं। संजय की आंखें फैल गईं और वह गुस्से से चिल्लाया, कितनी हिम्मत है इसमें? रमन भी हंस पड़ा और बोला, लड़के, तुम्हारी कल्टीवेशन इन दोनों से भी कम है, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम्हें किसने इतना साहस दिया? गंगा ने बस एक नज़र डाली और शांत स्वर में कहा, अज्ञानता। रमन को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे मजा आने लगा। उसने विनोद की ओर देखकर कहा, यंग मास्टर एनजीजी, लगता है ये लड़का पागल है। विनोद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर पागल न होता तो इतनी मूर्खता कैसे करता, लेकिन मैं पागलों से नहीं लड़ता। संजय तुरंत विनोद को खुश करने के लिए बोला, तुम्हें पता भी है विनोद कौन है? एक शब्द में तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर सकता है। गंगा हंसा और बोला, अच्छा, तो बताओ, ये कौन सा महान प्राणी है? संजय ने गर्व से कहा, यंग मास्टर एनजीजी, रेड सेक्ट के लीडर का बेटा है और उसने काउंटी के फीनिक्स राइजिंग टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया है। ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति पूरी वर्ल्ड में दुर्लभ है। भविष्य में ये ब्लैक स्टार का सबसे चमकता सितारा बनेगा। फिर उसने गंगा को तिरस्कार से देखते हुए कहा, और तुम, एक मामूली सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर, आज यहीं मरोगे। ये सुनकर गंगा और यिन सिस्टर्स ने एक दूसरे की ओर अजीब नज़रों से देखा। फीनिक्स टूर्नामेंट और हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट एक ही स्तर के थे, लेकिन गंगा की शक्ति को देखकर उन्हें पता था कि विनोद का तीसरा स्थान कोई खास बात नहीं है। विनोद को लगा कि वे उसकी महानता से प्रभावित हो गए हैं, इसलिए वह और घमंडी हो गया। उसने कहा, ये सब उपाधियां कुछ नहीं होती, असली ताकत मायने रखती है। संजय ने तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाई और फिर गंगा की ओर देखकर बोला, मेरे पिता को छोड़ो, सिर्फ ब्रदर ही तुम तीनों को खत्म कर सकता है। तुम लोग यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। गंगा ने हल्की हंसी के साथ कहा, तीसरा स्थान, इसमें इतना खास क्या है? विनोद की आंखों में गुस्सा चमका, फिर वह हंस पड़ा, ये लड़का सिर्फ पागल ही नहीं, बेवकूफ़ भी है। इसे फीनिक्स टूर्नामेंट का मतलब भी नहीं पता। रमन ने भी हंसते हुए सोचा कि अभी हमला करने की जल्दी नहीं है, उसे इस तमाशे का मजा लेना चाहिए। संजय ने फिर समझाने की कोशिश की, फीनिक्स टूर्नामेंट ईस्टर्न 9 काउंटीज का सबसे बड़ा मुकाबला है, जहां केवल 40 साल से कम उम्र के टॉप प्रतिभाशाली लोग ही हिस्सा लेते हैं। हर प्रतिभागी सोल कंडेंसेशन के पीक पर सबसे ताकतवर होता है। ब्रदर तीसरे स्थान पर आया है, उसकी ताकत इतनी है कि वॉइड रेल्म के शुरुआती कल्टिवेटर्स भी उससे डरते हैं। ये साफ अतिशयोक्ति थी, लेकिन विनोद खुश था। वहीं रोमा और नगीना ये सुनकर खुद को रोक नहीं पाई और हंस पड़ी। संजय की बातें गंगा के सामने करना और विनोद का इतना घमंड, ये सब उनके लिए बेहद हास्यास्पद था। यिन सिस्टर्स को हंसते हुए देखकर संजय का चेहरा बिगड़ गया और वह गुस्से में बोला, हंस क्या रही हो तुम लोग? रोमा ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुम्हें क्या मतलब?
और उससे बात करने की जरा भी इच्छा नहीं दिखाई। तभी गंगा आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, बहुत हो गया, अब बातों का कोई मतलब नहीं है, सीधे लड़ते हैं। आज रमन के सभी लोगों को खत्म कर देते हैं ताकि आगे कोई परेशानी न रहे। ये सुनकर रमन का चेहरा ठंडा हो गया, उसकी ट्रू एसेंस उभर आई और वह हमला करने ही वाला था कि तभी विनोद ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, सीनियर रमन, जरा रुकिए। उसने यिन सिस्टर्स की ओर इशारा करके कहा, मुझे ये दोनों सुंदरियां पसंद हैं, अगर आप इन्हें मुझे दे दें तो मैं आभारी रहूंगा। रमन तुरंत समझ गया और हंसते हुए बोला, यंग मास्टर एनजीजी, आपकी पसंद वाकई शानदार है। वह आराम से वापस बैठ गया क्योंकि अब वो लड़ाई विनोद को सौंप चुका था। विनोद धीरे धीरे उठा, रोमा और नगीना को देखकर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम दोनों मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें आज छोड़ दूंगा, लेकिन उस पागल लड़के को जरूर मारूंगा। रोमा ने तिरस्कार से कहा, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, और बिना समय गंवाए तलवार घुमाकर उस पर हमला कर दिया। उसने शुरुआत से ही अपनी पूरी ताकत लगा दी, ट्रू एसेंस, मार्शल इंटेंट और सुपरनैचुरल पावर सब एक साथ इस्तेमाल किए। उसकी तलवार की रोशनी इतनी तेज थी कि विनोद भी थोड़ा चौंक गया, हालांकि उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और तेजी से ऊपर उड़ गया, जिससे हमला खाली चला गया और पीछे का पूरा हॉल दह गया। तभी नगीना भी हवा में उछली और उसने भी पूरी ताकत से विनोद पर हमला किया। दोनों बहनों की संयुक्त शक्ति देखकर रमन और संजय भी चौंक गए, खासतौर पर यह देखकर कि छोटी बहन नगीना बड़ी बहन से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। विनोद ने हंसते हुए अपनी कर्व्ड ब्लेड निकाली और एक ही वार में नगीना के अटैक को तोड़ दिया। फिर उसने अपनी 8वीं स्तर की ब्लेड इंटेंट प्रकट की, जिससे उसकी ताकत और भी खतरनाक हो गई। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। लेकिन ठीक उसी समय गंगा बीच में आ गया। उसने शांत स्वर में कहा, यक्सीन, गिनी, तुम दोनों इसके सामने टिक नहीं पाओगी। मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ, पहले इसे मारता हूँ, फिर रमन की बारी आएगी। ये सुनकर दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना बहस किए तुरंत पीछे हट गईं। अब मैदान में सिर्फ गंगा और विनोद आमने सामने थे। रमन ये देखकर हैरान रह गया, उसे लगा ये लड़का खुद मौत को बुला रहा है, लेकिन यिन सिस्टर्स का उस पर भरोसा उसे थोड़ा अजीब लगा। विनोद अब पूरी तरह गुस्से में था। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने खड़े हो? और तुरंत अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसकी ब्लेड से मून व्हील रिवॉल्विंग नाम की भयानक शक्ति निकली, एक घूमती हुई चांद जैसी ऊर्जा जो तूफान बनकर गंगा की ओर बढ़ी। पूरी चैटर्जी फैमिली माउंटेन हिल उठी, पत्थर गिरने लगे और जमीन तक कांपने लगी। रमन ने ये देखकर संतोष से सिर हिलाया और संजय से बोला, यह मूव कई बड़े प्रतिभाशाली लोगों को हरा चुका है, इसकी ताकत बहुत खतरनाक है। लेकिन गंगा पूरी तरह शांत था। उसने मन ही मन आंका कि विनोद वाकई मजबूत है, हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में भी टॉप में आ सकता था, लेकिन फिर भी वह अंकित, सागर या ओमकार जितना शक्तिशाली नहीं है, और उससे तो बिल्कुल भी नहीं। विनोद ने ठंडी हंसी के साथ हमला छोड़ दिया और बिना पीछे देखे यिन सिस्टर्स की ओर मुड़ गया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि गंगा इस अटैक से बच नहीं सकता। उसके लिए गंगा अब बस एक मरा हुआ इंसान था, जिसे देखने की भी जरूरत नहीं थी। जैसे ही विनोद, रोमा और नगीना की ओर बढ़ने वाला था, अचानक गंगा की दिशा से एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा लहर उठी। वो एक पल के लिए चौंक गया और पीछे मुड़कर देखा, गंगा अपने हाथ में 5 पैटर्न वाला मिस्टिक वेपन पकड़े हुए था, जिसकी रून्स पूरी तरह सक्रिय थीं, और वह उसी पर वार कर रहा था। गंगा की ट्रू एसेंस इतनी प्रचंड थी कि वह विनोद की शक्ति से भी ज्यादा भारी महसूस हो रही थी। विनोद के मन में झटका लगा, इस लड़के की शक्ति इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? अब उसने गंगा को हल्के में लेने की गलती छोड़ दी और पूरी तरह सावधान हो गया। गंगा ने अपनी तलवार घुमाई, वेपन की शक्ति और 7-फोल्ड फायर ड्रैगन इंटेंट को सक्रिय किया, और तुरंत 9 स्टार्स अलाइनमेंट प्रकट हुआ। देखते ही देखते आसमान में 9 तारों जैसा विशाल आक्रमण बन गया, जो सैकड़ों मीटर तक फैल गया और पूरे क्षेत्र को ढंक लिया। यह हमला चंद्रमा की तरह घूमती विनोद की शक्ति से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर था। एक भयानक धमाके के साथ मून व्हील टूट गया, लेकिन गंगा का हमला यहीं नहीं रुका। उसने उस ऊर्जा को पूरी तरह कैद कर लिया और सीधे विनोद की ओर बढ़ गया। यिन सिस्टर्स इस दृश्य की आदी थीं। उन्हें पता था कि गंगा अभी भी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा रहा है, लेकिन रमन, संजय और विनोद के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। विनोद ने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगाई और क्रेसेंट मून स्लैश नाम का और भी शक्तिशाली अटैक छोड़ा। उसकी कर्व्ड ब्लेड घूमते हुए नीले चांद की तरह चमकी और पहले से ज्यादा खतरनाक शक्ति लेकर गंगा पर टूट पड़ी। रमन को पूरा भरोसा था कि इस बार गंगा नहीं बच पाएगा, लेकिन गंगा शांत था।
उसने फिर से तलवार उठाई और इस बार फायर ड्रैगन इंटेंट को और बढ़ाकर 8वें स्तर तक पहुंचा दिया। एक विशाल अग्नि ड्रैगन प्रकट हुआ, जिसकी गर्जना से पूरा चैटर्जी फैमिली माउंटेन तपने लगा। इस बार 9 स्टार्स अलाइनमेंट पहले से भी ज्यादा भयानक था। एक और जोरदार टक्कर हुई, क्रेसेंट मून स्लैश पूरी तरह टूट गया और विनोद का हथियार दूर जा गिरा। इसके बाद जो हुआ उसने सबको स्तब्ध कर दिया। फायर ड्रैगन और 9 तारों की शक्ति सीधे विनोद पर टूट पड़ी। वह चीख भी नहीं पाया, उसका शरीर फटने लगा, खून चारों तरफ उड़ गया और वह बुरी तरह घायल होकर दूर जा गिरा। उसकी सांसें टूट रही थीं, शरीर चकनाचूर हो चुका था और आंखों में सिर्फ अविश्वास था। वह जो यंग फीनिक्स टूर्नामेंट में 3रे स्थान पर था, एक अनजान लेट स्टेज सोल कंडेंसेशन लड़के से हार गया था। रमन तुरंत दौड़ा और विनोद को संभाला। उसकी हालत देखकर वह भी घबरा गया। हड्डियां टूटी हुई, अंदरूनी अंग क्षतिग्रस्त और जान बस किसी तरह अटकी हुई। विनोद दांत पीसते हुए बोला, उसे मार दो, उसे जरूर मारना। रमन ने सिर हिलाया, उसे संजय के हवाले किया और खुद हवा में उछलकर गंगा पर टूट पड़ा। अब रमन खुद मैदान में था। उसने अपनी 4 पैटर्न वाली तलवार निकाली और बिना देर किए गंगा पर वार किया। हालांकि यह सिर्फ एक परीक्षण था, लेकिन वॉइड रेल्म की शक्ति के कारण यह हमला भी बेहद खतरनाक था, विनोद के सबसे मजबूत अटैक से भी थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली। गंगा ने यह देखकर हल्की हंसी के साथ कहा, तुम मुझे परखना चाहते हो, मेरे पास इतना समय नहीं है। और फिर उसने अपनी तलवार उठाई। गंगा ने बिना समय गंवाए अपनी तलवार उठाई और सीधा 9 स्टार्स अलाइनमेंट का प्रयोग किया। इस बार उसने पूरी तरह स्टार एनर्जी को सक्रिय किया और साथ ही 9 फोल्ड फायर ड्रैगन इंटेंट भी छोड़ दिया। जैसे ही नीले रंग के 9 तारे आकाश में प्रकट हुए, उनकी ऊर्जा इतनी भयानक थी कि रमन और विनोद दोनों के चेहरे पर एक साथ सदमा छा गया। रमन अनायास ही चिल्ला उठा, ये तो स्टार एनर्जी है। और अगले ही पल उसकी आंखों में लालच चमक उठा। उसके मन में ख्याल आया, अगर वह गंगा को काबू कर ले और उसकी कल्टिवेशन टेक्निक हासिल कर ले तो उसकी किस्मत ही बदल जाएगी। लेकिन उसी क्षण जब फायर ड्रैगन की गर्जना गूंजी और उसका विशाल रूप सामने आया, रमन का चेहरा सुन्न पड़ गया। 9वां स्तर, ये कैसे संभव है? वह भीतर तक हिल गया। एक साधारण कल्टिवेटर तो सोल कंडेंसेशन के पीक पर भी 7 या 8 स्तर तक ही पहुंच पाता है, लेकिन गंगा ने लेट स्टेज में ही 9वां स्तर हासिल कर लिया था। ये पूरी तरह असंभव जैसा था। धमाके के साथ 9 स्टार्स अलाइनमेंट ने रमन के स्वॉर्ड लाइट को सीधे चूर चूर कर दिया और बिना रुके उसकी ओर बढ़ गया। अब रमन ने पूरी ताकत से जवाब दिया। उसने 1 स्वॉर्ड 3 ऑटम्स नाम की अपनी शक्ति छोड़ी। उसकी 8 स्तरीय स्वॉर्ड इंटेंट के साथ निकली तलवार की रोशनी देखने में धीमी लग रही थी, लेकिन असल में उसकी गति बेहद तेज थी। टक्कर होते ही जोरदार विस्फोट हुआ, लेकिन सबको हैरानी हुई जब यह हमला 9 स्टार्स को पूरी तरह नहीं रोक पाया। सिर्फ 4 तारे टूटे, बाकी 5 सीधे रमन की ओर बढ़ते रहे। अब रमन सच में घबरा गया। उसने तुरंत पीछे हटकर खुद को बचाया, लेकिन उसी क्षण गंगा ने उसकी चाल भांप ली और दूसरी दिशा से फिर 9 स्टार्स अलाइनमेंट छोड़ दिया। इस बार फायर ड्रैगन उसके बीच गरज रहा था, जैसे उसे निगल जाएगा। रमन को मजबूर होकर पूरी ताकत से बचाव करना पड़ा और किसी तरह वह बच निकला, लेकिन अब उसके माथे पर पसीना आ चुका था। उसके मन में डर बैठ गया, क्या ये लड़का अभी भी पूरी ताकत नहीं दिखा रहा? अब उसने लड़ाई छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही मौका मिला, वह अचानक मुड़ा और पूरी ताकत से भागने लगा। गंगा ने तुरंत उसका पीछा किया और पीछे से फिर 9 स्टार्स अलाइनमेंट छोड़ा। इस बार उसमें फायर ड्रैगन इंटेंट के साथ विंड इंटेंट भी मिला हुआ था, जिससे उसकी गति और भी खतरनाक हो गई। रमन को समझ ही नहीं आया कि यह हमला इतना तेज कैसे हो गया। वह जान बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति झोंक कर भागा, यहाँ तक कि उसने अपने मेरिडियंस तक जला दिए ताकि उसकी गति और बढ़ जाए। फिर भी वह पूरी तरह नहीं बच सका। 9 स्टार्स अलाइनमेंट ने उसे किनारे से टक्कर मारी और उसका शरीर फटकर खून के धुएं में बदल गया। वह गंभीर रूप से घायल होकर नीचे गिरने लगा, लेकिन अचानक उसने फिर से तेज गति पकड़ी और दूर भाग निकला। गंगा का चेहरा सख्त हो गया। इसने अपने मेरिडियंस जला दिए, इसे हर हाल में खत्म करना होगा। वह उसे छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि अगर रमन बच गया तो आगे इन सिस्टर्स के लिए खतरा बन सकता था। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। भागते भागते रमन अचानक रुक गया और गंगा की नज़र उसी पर टिक गई। रमन के अचानक रुक जाने पर गंगा के चेहरे पर हल्का सा आश्चर्य उभर आया। अभी कुछ क्षण पहले तक वह जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन अब वह खुद ही ठहर गया था। ये बात साफ तौर पर सामान्य नहीं थी। गंगा ने तुरंत अपनी नज़रें दूर तक दौड़ाईं और तभी उसने देखा कि आकाश की दिशा से एक बड़ा समूह तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है।
वो ध्यान से देखने लगा। उन सभी लोगों ने एक जैसे काले वस्त्र पहन रखे थे जिन पर सफ़ेद बादलों के चिन्ह बने हुए थे, जिससे साफ था कि वे किसी एक ही शक्तिशाली संगठन से संबंधित हैं। जैसे जैसे वे पास आते गए, गंगा की दृष्टि और स्पष्ट होती गई, और उसने देखा कि उस समूह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति मिड स्टेज वॉइड रेल्म का शक्तिशाली कल्टिवेटर था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस व्यक्ति का चेहरा विनोद से काफ़ी मिलता जुलता था, मानो दोनों में गहरा रक्त संबंध हो। बाकी लोगों में से कुछ सोल कंडेंसेशन रेल्म के थे, जबकि अधिकतर स्पिरिचुअल रेल्म के साधक थे। ये देखकर गंगा के मन में तुरंत एक विचार आया, क्या यह व्यक्ति विनोद का पिता हो सकता है? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसने देखा कि रमन, जो अभी तक भाग रहा था, अचानक उत्साहित होकर उसी समूह की ओर बढ़ने लगा और उनसे जाकर मिल गया। इस दृश्य को देखते ही गंगा ने तुरंत स्थिति का आकलन किया। उसके मन में स्पष्ट योजना बन गई। अगर वह अभी उनका पीछा करता तो हो सकता है कि कुछ लोग भाग निकलें, लेकिन अगर वह यहीं रुककर उनका इंतजार करे तो वे खुद वापस आएंगे और तब वह एक ही बार में सभी को खत्म कर सकता है। ये सोचकर गंगा तुरंत वापस चैटर्जी फैमिली मैनर के खंडहर बन चुके मुख्य प्रांगण में लौट आया और शांत भाव से खड़ा होकर उनका इंतजार करने लगा। उधर दूसरी तरफ रमन की हालत बेहद दयनीय थी। पूरा शरीर खून से लथपथ था और वह जान बचाकर भाग ही रहा था कि अचानक नीलेश और उसका दल उसके सामने आ गए। नीलेश की ताकत मिड स्टेज वॉइड रेल्म की थी, जो रमन से कहीं ज्यादा थी, और उसे देखकर रमन के मन में तुरंत उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने बिना देर किए उसके पास जाकर घबराए हुए स्वर में कहा, ब्रदर, कुछ गड़बड़ हो गई है। नीलेश, जो पिछले कुछ दिनों से अपने बेटे विनोद की सफलता के कारण अत्यंत प्रसन्न और गर्वित था, पहले तो शांत बना रहा, लेकिन जब उसने रमन की हालत देखी, खून से लथपथ, बुरी तरह घायल, तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने गंभीर स्वर में पूछा, ब्रदर जू, यह क्या हुआ? तुम इस हालत में कैसे पहुंच गए? रमन ने जल्दी जल्दी स्थिति समझाते हुए कहा कि उसके मैनर पर हमला हुआ है और वह खुद उन लोगों का सामना नहीं कर सका, इसलिए मदद लेने जा रहा था। नीलेश ने पहले इस बात को हल्के में लिया और पूछा कि आखिर कौन इतना साहसी है जो मैनर पर हमला कर सकता है, लेकिन जैसे ही रमन ने ये कहा कि उन हमलावरों में से एक युवक ने विनोद को बुरी तरह घायल कर दिया है, नीलेश का चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी शांत मुद्रा एक पल में टूट गई और उसकी आंखों में भय और क्रोध दोनों दिखाई देने लगे। उसके लिए मैनर का नष्ट होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसका बेटा विनोद, जो रेड सेक्ट का भविष्य था, अगर कुछ हो गया तो यह असहनीय था। जब रमन ने कंफर्म की कि विनोद की हालत बहुत गंभीर है, तो नीलेश का धैर्य पूरी तरह टूट गया। वह तुरंत क्रोधित होकर चैटर्जी फैमिली विलेज की दिशा में उड़ चला और गुस्से में बोला, जिसने भी मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है, मैं उसकी जान ले लूंगा। लेकिन उड़ते हुए उसके मन में एक संदेह भी उठा, अगर रमन जैसा वॉइड रेल्म कल्टिवेटर भी भागने पर मजबूर हो गया, तो सामने वाला आखिर कितना शक्तिशाली होगा? उसने तुरंत पूछा, रमन, सामने वाले की कल्टिवेशन क्या है? रमन ने जवाब दिया कि यिन सिस्टर्स ने तो लड़ाई में हिस्सा भी नहीं लिया, लेकिन एक लेट स्टेज सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर ने ही विनोद को घायल किया और उसे भी भागने पर मजबूर कर दिया। ये सुनकर नीलेश को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने गुस्से में कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? विनोद यंग फीनिक्स टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रहा है। पूरे ईस्टर्न 9 काउंटीज में कितने ही पीक सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर्स हैं जो उसे नहीं हरा सकते, और तुम कह रहे हो कि एक लेट स्टेज कल्टिवेटर ने उसे हरा दिया? रमन ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा कि उसे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन ये सच है। जब नीलेश ने पूछा कि अगर सामने वॉइड रेल्म का कोई कल्टिवेटर नहीं था, तो फिर वह खुद क्यों भागा, तब रमन ने बताया कि वह खुद भी उसी लेट स्टेज कल्टिवेटर से घायल हुआ है। ये सुनकर नीलेश को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि रमन झूठ बोल रहा है, लेकिन रमन ने विस्तार से समझाया कि उस युवक ने स्टार टेक्निक साधी है, 9-फोल्ड इंटेंट को समझा है, और उसकी सुपरनैचुरल एबिलिटीज भी अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली हैं। इन सब कारणों से उसकी ताकत असाधारण हो गई है। स्टार टेक्निक, 9-फोल्ड रेल्म, ये सुनते ही नीलेश के चेहरे पर आश्चर्य उभरा, लेकिन अगले ही क्षण उसकी आंखों में एक ठंडी और निर्दयी चमक आ गई। उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसने मेरे बेटे को घायल किया है और उसकी सजा सिर्फ मौत है। इधर चैटर्जी फैमिली विलेज में गंगा शांत खड़ा था, जबकि रोमा हैरानी से पूछ रही थी कि उसने पीछा क्यों छोड़ दिया। गंगा ने सहज स्वर में बताया कि एक मिड स्टेज वॉइड रेल्म कल्टिवेटर आ चुका है और रमन उससे मिल चुका है। अब वे लोग बदला लेने जरूर आएंगे, और वह चाहता है कि सब एक साथ आएं ताकि वह एक ही बार में सबको खत्म कर सके। रोमा ये सुनकर चौंक गई और सोचने लगी कि आखिर रमन को इतनी ताकतवर मदद कहाँ से मिल गई।
गंगा ने विनोद की ओर इशारा करते हुए कहा कि आने वाला व्यक्ति शायद उसका पिता है। ये बात सुनते ही विनोद, जो अभी तक दर्द से कराह रहा था, अचानक भीतर से उत्साहित हो उठा। उसकी आंखों में बदले की आग फिर से जल उठी। अब तुम तीनों बच नहीं पाओगे। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह गंगा से इस अपमान का बदला जरूर लेगा। लेकिन संजय की हालत बिल्कुल उलट थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, शरीर कांप रहा था। वह स्वभाव से ही डरपोक था, तभी तो उसने पहले भी अपनी जान बचाने के लिए रमन का साथ दिया था। अब उसने विनोद से कांपते हुए पूछा कि क्या किया जाए। विनोद ने धीरे से कहा कि किसी तरह समय निकालो, जैसे ही उसका पिता आएगा सब खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही संजय अचानक गंगा और यिन सिस्टर्स के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए माफी मांगने लगा। उसने खुद को मजबूर बताया, रमन को दोषी ठहराया और कहा कि दिल से वह हमेशा चैटर्जी फैमिली के साथ था, लेकिन रोमा और नगीना उसकी असलियत अच्छी तरह जानती थी। उनके लिए ये सब सिर्फ कायरता थी। तभी अचानक एक ठंडी, गुस्से से भरी आवाज गूंजी, संजय, तू किसे बूढ़ा कह रहा है? सभी ने मुड़कर देखा। रमन वापस आ चुका था और इस बार उसके साथ नीलेश और उसका पूरा दल भी मौजूद था। विनोद ने अपने पिता को देखते ही उत्साह से पुकारा, फादर, और उसी क्षण माहौल पूरी तरह बदल गया। अब ये सिर्फ बदले की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक बड़ी टक्कर की शुरुआत थी, जहां गंगा को एक मिड स्टेज वॉइड रेल्म एक्सपर्ट का सामना करना था। विनोद, नीलेश जोर से चिल्लाया और तेजी से नीचे उड़कर विनोद के पास पहुंचा। जैसे ही उसने अपने बेटे की चोटों की जांच की, उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसने पाया कि विनोद के अंदरूनी अंग पूरी तरह नष्ट हो चुके थे और उसकी हड्डियां चूर चूर हो चुकी थीं। वो अभी भी बोल पा रहा था। ये पूरी तरह दवा के असर की वजह से था, या यूं कहें कि विनोद की प्रेजेंट स्थिति मौत से पहले की आखिरी ऊर्जा का विस्फोट थी। नहीं विनोद, तुम मर नहीं सकते। नीलेश ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसका अपना बेटा, जिसने अभी अभी यंग फीनिक्स टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया था, अब मरने की कगार पर था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी जली हुई उम्मीद की लौ एक पल में बुझ गई हो। पहले नीलेश और उसका रेड सेक्ट विनोद की बढ़ती ताकत से बहुत लाभ उठाने वाले थे, लेकिन अगर विनोद मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नीलेश की बात सुनकर विनोद एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर होश में आया। उसने नीलेश का हाथ कसकर पकड़ लिया और घबराकर बोला, पिता, आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं मर जाऊंगा? विनोद को पता था कि उसकी चोटें गंभीर हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह मर जाएगा। उसे लगता था कि इलाज मिल जाए तो वह जरूर ठीक हो जाएगा, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि हकीकत उसकी कल्पना जैसी नहीं है। नीलेश की आंखें झिलमिलाईं। उसने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की और कहा, मेरे बच्चे, तुम नहीं मरोगे, चिंता मत करो, तुम्हारे पिता तुम्हें जरूर ठीक कर देंगे। ये सुनकर विनोद समझ गया कि उसे सिर्फ दिलासा दिया जा रहा है। उसका दिमाग सुन्न हो गया, शरीर ढीला पड़ गया और वह बड़बड़ाने लगा, नहीं, मैं कैसे मर सकता हूँ? मैं यंग फीनिक्स टूर्नामेंट का तीसरे स्थान का विजेता हूँ, मार्शल स्टार तक पहुँचने वाला एक शीर्ष विशेषज्ञ। मैं कैसे मर सकता हूँ, और वो भी किसी अनजान आदमी के हाथों? बोलते बोलते उसका चेहरा और भी भयावह होता गया। उसकी अभिव्यक्ति बिगाड़ हो गई, मानो वह कोई दानव बन गया हो। अचानक उसने सिर उठाकर गंगा की ओर देखा और दांत भींचते हुए बोला, उसे मार डालो पिता, उसे मार डालो। मैं चाहता हूं कि वह मर जाए। नीलेश ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, मैं उसे जरूर मारूंगा। भले ही विनोद कुछ न कहता, वह ऐसा करता ही, क्योंकि गंगा ने न सिर्फ उसके बेटे को मार दिया था बल्कि उसके भविष्य की सारी उम्मीदों को भी कुचल दिया था। विनोद को नीचे रखकर नीलेश ने गंगा की ओर देखा, उसे परखा और मन ही मन सोचा कि यह आदमी केवल सोल कंडेंसेशन रेल्म के अंतिम चरण में है, फिर भी इसकी ताकत रमन से भी ज्यादा है। लगता है कि इसका स्टार टेक्निक बहुत उच्च स्तर का है। अब जब विनोद का मरना तय है, तो इस आदमी का स्टार टेक्निक हासिल करके वह अपनी भरपाई कर सकता है। ये सोचकर नीलेश आसमान में उड़ गया। ठंडी नजरों से गंगा को देखते हुए बोला, लड़के, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अपना स्टार टेक्निक मुझे सौंप दो, तो शायद मैं तुम्हें आसान मौत दूं, नहीं तो तुम्हें 1000 टुकड़ों में काटकर ऐसी मौत दूंगा जो मौत से भी बदतर होगी। गंगा ने एक नज़र नीलेश पर डाली, फिर रेड सेक्ट के बाकी लोगों को देखा। नीलेश के अलावा 3 लोग सोल कंडेंसेशन रेल्म में थे और बाकी स्पिरिचुअल रेल्म में। ये ताकत ज्यादातर शक्तियों के लिए काफी मजबूत थी, लेकिन गंगा के लिए नहीं। गंगा का इरादा नीलेश को छोड़ने का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि किसी भी संभावित खतरे को जड़ से खत्म करना जरूरी था ताकि भविष्य में कोई बदला न ले सके। उसने रोमा और उसकी बहन को आवाज के जरिए कहा कि वे रेड सेक्ट के लोगों पर नजर रखें ताकि कोई भाग न सके, और वह खुद नीलेश को खत्म करेगा। साथ ही उसने लिटिल ब्लैक कैट को भी उनके साथ रहने और उनकी सुरक्षा करने के लिए दे दिया।
ये देखकर नीलेश, रमन और बाकी लोग हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि गंगा एक छोटे से काले बिल्ली को क्यों निकाल रहा है। गंगा ने नीलेश को नज़रअंदाज किया, जिससे नीलेश गुस्से से भर गया और बोला, लड़के, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? गंगा कुछ कहता उससे पहले विनोद फिर चिल्लाया, पिता, उसे मार डालो, उससे बेकार की बात मत करो। नीलेश ने विनोद की ओर देखा। वह सच में गंगा को मारना चाहता था, लेकिन अब जब विनोद मरने वाला था तो उसे उससे कुछ फायदा जरूर निकालना था, वरना सब बेकार हो जाता। इसलिए स्टार टेक्निक पाने से पहले वह गंगा को नहीं मार सकता था। उसने ठंडी आवाज में कहा, जब तुम खुद नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें पकड़कर मजबूर करूंगा कि तुम स्टार टेक्निक बता दो। इतना कहकर उसने तुरंत अपना हथियार निकाला, जो एक मुड़ी हुई तलवार थी और विनोद की तुलना में उच्च स्तर की 5 पैटर्न शैन वेपन थी। उसने तलवार घुमाई और गंगा पर हमला कर दिया। वॉइड रेल्म के मध्य चरण की उसकी असली ऊर्जा बेहद शक्तिशाली थी। इतना दबाव था कि गंगा को छुए बिना ही चैटर्जी फैमिली विलेज कांप उठा और कई इमारतें अचानक ढह गईं। गांव के लोग घबराकर खुले मैदान की ओर भागे और आसमान में खड़े नीलेश को डर से देखते रहे। उन्होंने पहले की लड़ाई देखी थी और दूर से सब कुछ देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि गंगा ने विनोद को हरा दिया और रमन को भगा दिया, तो उन्हें लगा कि अब चैटर्जी फैमिली बच जाएगा। लेकिन कौन जानता था कि रमन वापस और भी लोगों को लेकर आएगा, और नीलेश तो उससे भी ज्यादा ताकतवर निकला। इससे सबके दिल में डर भर गया। रोमा ने चिंता से कहा कि यह व्यक्ति वॉइड रेल्म के मध्य चरण में है, क्या लिटिल ब्लैक कैट को लड़ने के लिए भेजना चाहिए? लेकिन गंगा मुस्कुराया और बोला कि लिटिल ब्लैक कैट उनकी रक्षा के लिए रहेगा, और वह खुद अपनी ताकत आजमाना चाहता है कि क्या वह वॉइड रेल्म के मध्य चरण के साधक को हरा सकता है। नीलेश उसके लिए सिर्फ एक परीक्षण का लक्ष्य है। उसकी आंखों में जबरदस्त युद्ध भावना चमक रही थी। रोमा और नगीना ये सुनकर हैरान रह गईं। वे सोचने लगी कि क्या नाइनफोल्ड फायर ड्रैगन इंटेंट इस्तेमाल करते समय भी गंगा अपनी पूरी ताकत पर नहीं था? क्या उसकी शक्ति और बढ़ सकती है? तभी नीलेश ने एक विशाल तलवार की रोशनी छोड़ दी, जो सीधे गंगा की ओर बढ़ी। रमन के एग्जाम्पल को देखते हुए नीलेश ने गंगा को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया। उसकी यह वार भले ही किसी विशेष कलात्मक शक्ति से भरा नहीं था, लेकिन उसने अपने हथियार की पूरी शक्ति और अपनी असली ऊर्जा की सीमा को सक्रिय कर दिया था। वह तलवार की रोशनी लगभग 200 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी थी, मानो कोई विशाल दीवार गंगा की ओर बढ़ रही हो। उसकी भारी बनावट के बावजूद उसकी धार बिल्कुल भी कम नहीं थी, और नीलेश की तलवारबाजी में उसकी वर्षों की साधना साफ झलक रही थी। उसमें एक अजेय, निडर और दबदबे वाली भावना भरी हुई थी। भयानक गर्जना के साथ उस हमले के दबाव ने चैटर्जी फैमिली विलेज की जमीन को कई मीटर तक धंसा दिया। गंगा ने ये सब देखकर मन ही मन कहा कि जैसा उम्मीद थी, वॉइड रेल्म के मध्य चरण का व्यक्ति उसकी थर्ड रैंक स्टार एनर्जी से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए उसने जरा भी लापरवाही नहीं की और तुरंत अपनी तलवार घुमा दी। 9 स्टार्स अलाइंड। गंगा के हाथ में पकड़ी हुई 5 पैटर्न वाली मिस्टिकल वेपन तलवार की रूनें अचानक सक्रिय हो गईं। उसने लगातार 9 बार वार किया और शून्य में 9 सितारे एक नक्षत्र की तरह बन गए। स्टार एनर्जी इकट्ठा होकर ऐसे दिख रही थी जैसे आसमान से गिरे हुए 9 तारे हों, और वह शक्तिशाली ऊर्जा तेजी से उसकी ओर उमड़ पड़ी। ये सच में स्टार एनर्जी है। नीलेश काफी जानकार था। जैसे ही उसने उन 9 सितारों से निकलती नीली ऊर्जा देखी, उसने तुरंत पहचान लिया। उसकी आंखों में लालच चमक उठा और उसने ठान लिया कि वह गंगा को जरूर पकड़कर उससे स्टार टेक्निक निकलवाएगा। तभी अचानक एक भयंकर गर्जना गूंजी और सैकड़ों मीटर लंबा एक विशाल फायर ड्रैगन आसमान में प्रकट हुआ, जो 9 सितारों के बीच घूम रहा था और बैंगनी लाल आग उगल रहा था। पूरा आकाश उस आग से लाल बैंगनी हो गया। केवल 9 सितारों वाला क्षेत्र ही नीली स्टार एनर्जी से चमक रहा था। नीलेश ने उस आग की भयानक गर्मी महसूस की और फायर ड्रैगन को देखते हुए खुद वॉइड रेल्म के मध्य चरण में होने के बावजूद हल्का दबाव महसूस किया। ये दबाव लॉन्ग वाई से आ रहा था। 9-फोल्ड फायर ड्रैगन इंटेंट, ये सच में 9 गुना इंटेंट है। इस लड़के की प्रतिभा असाधारण है। नीलेश ने भौहें चढ़ाईं और मन ही मन सोचने लगा। तभी तेज हवा का झोंका आया और फायर ड्रैगन हवा की गति के साथ और 9 सितारों के प्रभाव से और भी तेज होकर सीधे नीलेश की ओर बढ़ा। और ये स्विफ्ट विंड टेक्निक भी। नीलेश हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने एक साथ 2 अलग-अलग इंटेंट महसूस किए। रमन, विनोद, संजय और रेड सेक्ट के बाकी लोगों ने भी फायर ड्रैगन और गले दोनों इंटेंट को महसूस किया और सभी के चेहरों पर हैरानी छा गई। रमन के मन में झटका लगा और उसे समझ आया कि गंगा के 9 स्टार्स अलाइनमेंट ने उसे भागते समय इतनी तेजी से कैसे पकड़ लिया था।
उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह शुक्रगुजार था कि पहले की लड़ाई में गंगा ने विंड इंटेंट का इस्तेमाल नहीं किया, वरना वो शायद अब तक मर चुका होता। विनोद आसमान की ओर घूरता रह गया। उसका बिगाड़ चेहरा एकदम जम गया और वह बुदबुदाया कि यह कैसे संभव है कि उसने दो इंटेंट को समझ लिया। फिर ऐसा व्यक्ति यंग फीनिक्स टूर्नामेंट में क्यों नहीं आया? बाकी रेड सेक्ट के लोगों के मन में भी यही सवाल था, क्योंकि इस समय गंगा की ताकत साफ तौर पर उसे उस टूर्नामेंट के टॉप 2 में खड़ा कर सकती थी, बल्कि वह पहले स्थान वाले से भी ज़्यादा दबाव पैदा कर रहा था। इतने बड़े जीनियस के बारे में काउंटी में किसी को पता क्यों नहीं था? ये सबके लिए एक रहस्य था। तभी जोरदार धमाका हुआ जब 9 स्टार्स अलाइनमेंट नीलेश की तलवार की रोशनी से टकराया। आसमान में गड़गड़ाहट गूंज उठी, जैसे कई बार बिजली गिरी हो, और आवाज दूर दूर तक फैल गई। ऊर्जा चारों ओर फैल गई, लेकिन सौभाग्य से दोनों हवा में लड़ रहे थे, नहीं तो पूरा चैटर्जी फैमिली माउंटेन नष्ट हो जाता। फिर भी उस टकराव की कंपन ही इतनी भयानक थी कि चैटर्जी फैमिली विलेज के लोग खड़े नहीं रह पाए और जमीन पर गिर पड़े। कमजोर नौकर तो शर्म के मारे रेंगते हुए पड़े रहे। फायर ड्रैगन की गर्जना जारी रही। 9 स्टार्स अलाइनमेंट ऊर्जा की कई लेयर को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहा। उसकी ताकत में थोड़ा ही फर्क पड़ा था और वह सीधे नीलेश की ओर बढ़ रहा था। नीलेश की आंखों में अजीब सी चमक आई। उसने सोचा कि गंगा के पास 9 फोल्ड फायर ड्रैगन इंटेंट और 5 फोल्ड विंड इंटेंट होने के बावजूद इस हमले की शक्ति उसकी उम्मीद से भी ज्यादा है। इससे साफ है कि उसका स्टार टेक्निक बहुत उच्च स्तर का है और उसकी स्टार एनर्जी की गुणवत्ता और घनत्व दोनों बेहद ऊंचे हैं। साथ ही उसकी डिवाइन एबिलिटी भी असाधारण है। उसके चेहरे पर लालच साफ दिखने लगा। उसने तय कर लिया कि वह सिर्फ स्टार टेक्निक ही नहीं, बल्कि गंगा के पास मौजूद हर सीक्रेट मैनुअल को छीन लेगा। अचानक उसके चेहरे पर हैरानी उभरी, जैसे उसे कुछ याद आया हो, और उसने मन ही मन सोचा कि 2 इंटेंट, फायर ड्रैगन और गले, क्या ये लड़का गंगा हो सकता है? ये सोचते ही उसने तुरंत तलवार चलाई। आर्टिफैक्ट पैटर्न्स सक्रिय हुए, ट्रू एसेंस इकट्ठा हुआ और उसने वही डिवाइन एबिलिटी, मून व्हील, इस्तेमाल की जो विनोद ने पहले की थी, लेकिन उसकी ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। अर्धचंद्राकार ब्लेड ऑफ लाइट घूमता हुआ आगे बढ़ा, जिसकी शक्ति विनोद से कई गुना अधिक थी, क्योंकि विनोद की प्रतिभा के बावजूद उसका कल्टिवेशन स्तर कम था। जोरदार धमाके के साथ दोनों शक्तियां टकराईं। नीली स्टार एनर्जी और हरी ट्रू एसेंस आपस में उलझकर लगातार विस्फोट करने लगी। ये टकराव इतना भयानक था कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि 9 स्टार्स अलाइनमेंट और मून व्हील की ताकत लगभग बराबर थी। दोनों एक दूसरे को संतुलित कर रहे थे, जिससे साफ था कि नीलेश अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था और जानबूझकर खुद को रोक रहा था। रमन ये देखकर हैरान था और सोचने लगा कि नीलेश अपनी पूरी ताकत क्यों नहीं दिखा रहा। तभी नीलेश ने गंगा की ओर देखा और कहा, लड़के, अब मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तुम ड्रैगन मार्शल एकेडमी के गंगा हो, है ना? ये सुनते ही रेड सेक्ट के जानकार लोग चौंक गए और सबकी नजरें गंगा पर टिक गईं। गंगा हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना मशहूर हूँ। ये सुनकर रेड सेक्ट के लोग और भी ज्यादा चौंक गए। वे आपस में फुसफुसाने लगे कि यह सच में गंगा है। तभी उसके फायर ड्रैगन और गले टेक्निक्स उसकी पहचान है, और अब उन्हें समझ आया। उनके चेहरों पर अब डर के साथ साथ जिज्ञासा भी थी, क्योंकि भले ही गंगा ने हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन ब्लैक स्टार इतना विशाल था कि हर कोई उसकी खबर नहीं जानता था। कुछ बड़े और मध्यम स्तर के संगठन जरूर इस जानकारी को हासिल कर सकते थे, लेकिन रेड सेक्ट एक मध्यम से निम्न स्तर का संगठन था, इसलिए उनके लिए इतनी जल्दी सदर्न 9 काउंटीज की खबर पाना आसान नहीं था। हालांकि कुछ दिन पहले विनोद के उभरने के कारण नीलेश को अरोरा काउंटी के प्रिंस से मिलने का मौका मिला था, जहां उसने वर्ल्ड की स्थिति के साथ साथ सदर्न 9 काउंटीज के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल की थी, और उसके साथ गए रेड सेक्ट के लोगों ने भी गंगा का नाम सुना था। लेकिन रमन और संजय पूरी तरह हैरान थे, क्योंकि उनकी जानकारी सीमित थी और वे सदर्न 9 काउंटीज के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सबको इतना चौंका हुआ देखकर रमन ने उलझन में नीलेश से पूछा, ब्रदर, ये गंगा कौन है? क्या वो बहुत प्रसिद्ध है? हाँ, एपिसोड थोड़ा डिले हो गया था। बाकी अल्टरनेट एपिसोड हम लोग देते रहेंगे, कोई ना कोई एपिसोड हम लोग हर दिन दे रहे हैं, और कंप्लीट सीरीज़ कर देंगे हम लोग बहुत जल्दी। आप लोग मेंबरशिप के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9140167849। आपको पोस्ट में मिल जाएगा मेरा नंबर, वहाँ से आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मेंबरशिप आपको मिल जाएगी। कुछ सीरीज़ कंप्लीट सीरीज़ हो गई हैं, वो भी आपको कंप्लीट सीरीज़ तुरंत मिल जाएंगी। कुछ ऑन गोइंग है जो कि 600 रुपये की आप मेंबरशिप लोगे, उसमें मिल जाएगी
और कुछ नई सीरीज़ हैं 3-4, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे। लिंक आपको मिल जाएगा मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे, आप मैसेज करोगे या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। चैनल डिस्क्रिप्शन में मेंशन है लिंक्स। बाकी हम लोग एपिसोड देते रहेंगे, अल्टरनेट एपिसोड्स को, और यूट्यूब पे भी हम लोग कंप्लीट स्टोरीज डालेंगे। एक ना एक दिन कंप्लीट हो जाएंगी सारी स्टोरीज। और कुछ नई सीरीज़ के लिए आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सागा सीरीज़ प्ले स्टोर पे अवेलेबल है।